हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लवर्स। तो साथियों, बड़े दिनों से हमारे इस यूट्यूब चैनल के जो व्यूअर्स हैं या कहें कि स्टूडेंट्स हैं, उनको अपेक्षा थी कि इंटरव्यू गाइडेंस उनको मिले और एक बेहतर इंटरव्यू गाइडेंस मिले। और मैंने प्रॉमिस किया था कि एक दिन मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगा जो वाकई में इस फील्ड में उन्होंने काफी कुछ अचीव किया है। अच्छा, इतना जो अचीवमेंट है, तो इतना अचीवमेंट पाने के बाद उनका क्या एक्सपीरियंस है और उस अचीवमेंट से आप क्या बेनिफिट ले सकते हैं, आज वो बिल्कुल शेयर करने के लिए हमारे स्टूडियो में है। मिस्टर प्रदीप यादव असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये कानपुर में, और इन्होंने कई स्टेट की पीएससी जैसे हरियाणा पीएससी, इसके अलावा एमपी, यूपी और उत्तराखंड, तो इन पीएससी के एग्जाम्स इन्होंने दिए हैं और उन्हें क्वालिफाई किया है। यूजीसी नेट 5 बार इन्होंने क्वालिफाई किया है और 2 टाइम्स जेआरएफ है। बाकी अगर एकेडमिक की मैं बात करूं तो मास्टर डिग्री इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से पूरी करी है और साथ में इन्होंने पीएचडी भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से कंप्लीट किया है। बाकी कानपुर में इस समय ये एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो मैं स्वागत करूंगा अपने स्टूडियो में इस मिस्टर प्रदीप यादव का। आइए सर, और बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए आपको जी बिल्कुल सर का स्वागत है। और मैं चाहता हूं कि आज आपको मतलब पूरी बेसिक टू एडवांस इंटरव्यू की वो सारी बारीकियां जो भी हैं वो जरूर बताएंगे। तो मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि थोड़ा सा सर कुछ बोलें, उसके बाद मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन आंसर करता रहूंगा ताकि वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित साहू राजवीर सर जी। सबसे पहले मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मित्र और साथी जो कि हमारे बैचमेट भी रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान। तो हम सब तब से मित्र ही रहे हैं। तो अंकित सर, आपके तब से लेकर के आज तक की जो जर्नी रही है ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से, तो हमें भी पता चलता रहता है, सर के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहती हैं और सर हमारे बारे में भी इतना जानते रहते हैं और चर्चाएं होती रहती हैं। और सर का एक बहुत दिनों से बात हो रही थी कि एक इंटरव्यू गाइडेंस के लिए गाइडेंस क्या, एक अनुभव शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से। जी। उसमें गाइडेंस जैसी कोई बात नहीं है, जैसे आप हैं वैसे हम भी हैं और हम सब एक सेम एज ग्रुप में हैं। और बस ये है कि 2-4 एग्जाम हम क्वालिफाई करके एक चेयर पे बैठ गए हैं। बाकी आप लोग भी उस प्रोसेस में हैं और बहुत जल्द ही वहां पर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप वहां तक पहुंचे और हमारे साथ ये जरूर शेयर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी शुभकामनाएं हैं और आप सबके लिए हार्दिक बधाई है कि आप लोग भी जल्द से जल्द जिस लक्ष्य को लेकर के चले हैं अंकित सर के साथ, उस लक्ष्य को पूरा करिए। जो सपना आपने देखा है अंकित सर के साथ जुड़े हैं तो निश्चित ही वो सपना पूरा होगा। और बहुत सारे हमारे ऐसे साथी रहे हैं, जूनियर्स रहे हैं जो अंकित सर के साथ एक मुहिम लेकर के चले थे और उनको बिल्कुल सफलता भी मिली है। और ख़ास करके जो इनका मेन विजन रहा है कि कैसे नेट जेआरएफ क्वालिफाई करवाया जाए बच्चों के लिए, और ऐसे बच्चों के लिए जो बहुत हाई स्टैंडर्ड के नहीं थे, गांव से निकल करके आए थे मेट्रोपॉलिटन सिटी में, उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स हो सकती थी, अंकित सर ने उस बात को बेहतर समझा। शायद इसलिए अंकित सर समझ पाए कि वो खुद एक ग्रामीण अंचल से आए थे, उन्होंने मेहनत किया, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और बहुत सारे बच्चों को प्लेटफॉर्म मिला। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई एक्सपर्ट हूं, आप लोगों के बीच में एक छात्र ही समझिए, एक ऐसा छात्र जिन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है और आप लोग भी क्वालिफाई करने वाले हैं जी। तो अंकित सर को भी शुभकामना, आप लोगों को भी शुभकामना सर। तो प्रदीप सर, जैसे कुछ जनरल बातें होती हैं, जनरल बातों में जैसे कि बहुत सारे साथियों का क्वेश्चन होता है जो भी अभी एमपीपीएससी वाले थे बच्चे जी, और आरपीएससी वाले हैं, और बहुत सारे जैसे टीजीटी पीजीटी वगैरह एग्जाम भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बेसिक जो क्वेश्चन आता है ये कि हम जैसे मान लीजिए अब इंटरव्यू हमारा कल है जी, बिल्कुल बिल्कुल, और हमें कल इंटरव्यू के लिए जाना है, तो हमें अब यहाँ से किस तरह से, जैसे ड्रेस को लेकर के, और फिर वहां पहुंचने के बाद मान लीजिए मेरा टर्न आ गया, तो फिर क्या, किस तरह से मुझे मतलब इंटरव्यू पैनल में जो लोग हैं उन तक किस तरह से पहुंचना है, वो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए और एक बताइए कि किस तरह से वो पहुंचे। बिल्कुल जी। इस मामले में
मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कुछ नया दे करके जा रहा हूँ, कुछ नया बता करके जा रहा हूँ। बहुत सारी बातें आप लोग सुनते रहते हैं और फेस करते रहते हैं अपने साथियों से, अपने सीनियर्स से। तो उसमें जो एक अनुभव मैं अगर बताऊं, जो 2-4 राज्यों के पीएससी को क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू दिया, उत्तर प्रदेश में भी 3-4 भर्तियों में इंटरव्यू देने का मौका मिला, तो उसमें कुछ ऐसी बात नहीं है कि सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि आप जब कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक लक्ष्य लेकर के चलते हैं, तो आपके सामने एक सिलेबस रिटन में आता है कि आपको ये पढ़ना है, इस टॉपिक से पढ़ना है, इस टॉपिक से इतने प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट स्टडी मटेरियल्स आपको मिलते हैं, गाइड करने वाले लोग मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरव्यू के लिए कोई सिलेबस नहीं होता है, कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता है। ये बात कि आपको मतलब बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात। जो मैं फेस महसूस करता हूँ, वो सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी ये महसूस करना चाहिए। उसके लिए कोई एक सेट स्टैंडर्ड का सिलेबस नहीं है कि मैं कुछ ऐसा दे के जाऊँ कैप्सूल कि आप उसको फॉलो कर लें तो आपका इंटरव्यू अच्छा चला जाएगा। हाँ, बस एक मेंटल सेटअप है जिसको हमें मेंटेन करना है, जिसको हमें बैलेंस करना है। और वही एक जो आउटलुक है, उसे आप जानते हैं इंटरव्यू को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेस्ट भी कहा जाता है जी। तो कैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेस्ट में हम कैसे पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम वहां पर जब जाते हैं तो हम बीइंग एस्पिरेंट, बीइंग स्टूडेंट, हम एक टीचर भी हैं जिसके लिए हम जा रहे हैं। हम वहां पर एक टीचर हैं, तभी तो हमसे कहा जाता है कि आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा करके दिखाइए। अगर हम टीचर ना होते तो हमसे क्यों कहा जाता कि आप ब्लैक बोर्ड पे खड़े होकर के पढ़ाइए। जी। तो मुझे लगता है कि हम जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो अपने आप को एस्पिरेंट के साथ साथ हम टीचर भी मान करके जाएं कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हैं। लेवल 1 का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, लेवल 2 के एग्जाम के लिए जा रहे हैं जो कि हमारा इंटरव्यू है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेस्ट है। तो हमें अपने आप को फिजिकली, मेंटली कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि जी सर जी, इस तरह से मतलब कह सकते हैं कि आपका मतलब ये ना लगे कि आप उस जिस एग्जाम मतलब आप इंटरव्यू के लिए आए हैं तो आप लापरवाह हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सीरियस आपको होना चाहिए उसको। अब सीरियस का मतलब ये नहीं कि आपको अपना चेहरा लटका के बैठ जाए, बिल्कुल, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए। बाकी जैसे ड्रेस वगैरह के लिए उस पे आ रहे हैं सर। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जिस चीज के लिए, जिस पद के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जिस पद के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एक परीक्षा भी आपने क्वालिफाई कर लिया, इट मीन्स आपने सिलेबस को थोरोली पढ़ा था, उसके लिए तैयारी किया था और बड़ी मेहनत करके आप एग्जाम हॉल में बैठे। वहां पर आपका मेंटल जो टेम्परामेंट रहा है वो बहुत बेहतर रहा होगा, तभी आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, अदरवाइज कैसे कर लेते। हाँ, नहीं तो इसका मतलब है लेवल 1 पास करने के बाद जो वहां पर कमेटी बैठी हुई है, जो इंटरव्यू बैठे हुए लेने वाले बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि आप लेवल 1 पास करके आए हैं, इट मीन्स आप योग्य हैं। जो योग्य नहीं थे वो उनके सामने जाने का मौका ही उनको नहीं मिला। नहीं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आप एक जगह अपनी योग्यता साबित कर चुके हैं। अब आपको ये, आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि अगर हम मजाक में ही कहें तो आप आधे टीचर तो बन ही गए हैं। एक एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, आप आधे टीचर बन गए। बिल्कुल। तो जब आप इंटरव्यू के लिए गए हैं तो जिस पद के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस पद का एक जो कहते हैं ना, एक झलक दिखना चाहिए आपके पर्सनैलिटी में। अगर आप टीचर हैं तो टीचर की तरह दिखिए। पीसीएस का एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करके इंटरव्यू दे रहे हैं तो अधिकारी वाला एटीट्यूड, एक फीलिंग दिखनी चाहिए कि आप चीज़ों को संभाल लेंगे। अगर आप जैसे होता है ना कि इंटरव्यू में आप देखते हैं कि आईपीएस चाहिए, आईएएस चाहिए, तो उस तरह का एटीट्यूड क्या आपके अंदर है क्या? तब मुझे लगता है कि हम सबको एक आत्मविश्वास अंदर से रहना चाहिए कि अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहा हूं तो मैं उसके लिए योग्य ही नहीं हूं, बल्कि उसके लिए फिजिकली और मेंटली मैं प्रिपेयर्ड हूं जी। तब अब जाके आप कमेटी के सामने फेस होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जैसा सर ने बताया कि ड्रेसअप क्या होना चाहिए, तो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चर्चा चल रही है तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। फॉर्मल ड्रेस में वाइट शर्ट और ब्लू पैंट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या स्काई ब्लू शर्ट, नेवी ब्लू शर्ट। तो एक सोबर ड्रेस होना चाहिए। सोबर ड्रेस में जिससे एक कहते हैं नहीं कि एक टीचर की पर्सनैलिटी निकल के एक प्रोफेशनल लुक आना चाहिए जी। तो और शूज जो होंगे वो बिल्कुल ही फॉर्मल होंगे, और लेस वाले शूज अगर हैं तो फार बेटर है। तो इस बात का ध्यान रखना पड़े ड्रेस में। अब गर्ल्स के लिए बात आती है, गर्ल्स के लिए तो सूट भी बहुत अच्छा है, और ज्यादातर गर्ल्स जो है या फीमेल्स जो है वो साड़ी पसंद करती हैं, तो साड़ी भी बहुत अच्छा है। और एक पहनने के तरीके में कोई बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही उस मामले को देखते देखते या इंटरव्यू फेस करते उनको खुद इतना अच्छा अनुभव रहता है
तो ड्रेस पे बहुत ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, बस ये है तड़क भड़क कलर के ड्रेस नहीं होने चाहिए कि जो आंखों को चुभे जी। तो ब्लू, स्काई ब्लू, नेवी ब्लू और वाइट शर्ट्स, ये सब जो है बहुत ही सॉबर कलर्स माने जाते हैं और इंटरव्यू के लिए मुझे लगता है कि ये फॉर एवर ग्रीन है, इन पे कोई मतलब कि इफ बट नहीं है। तो ड्रेस ये है। और इसके अतिरिक्त सर और अब जैसे इसके अलावा एक बात और आती है, बड़ी विशेष बात है कि अब तो हम तैयार होके पहुंच ही गए। बिल्कुल। अब भाई इंटरव्यू का नंबर, रोल नंबर पता नहीं कब बोल दें, है ना, और दिल की धड़कन बड़ी हो सकती है उस समय, है ना, कि दिल की धड़कन बड़ी हो सकती है। तो उस समय आपने तो देखिए ये सारी चीजें फेस करी हैं। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि आप ये शेयर करें कि उस टाइम पीरियड में कैसे कैंडिडेट एंटर करे, है ना, और अपने आप को संभालते हुए कि वो एक मतलब ऐसा ना लगे कि घबराया हुआ है, और ऐसा ना हो कि मतलब उसकी पर्सनालिटी में या फेशियल एक्सप्रेशन में चेंजेस आए, क्योंकि देखिए बहुत मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल मैटर करता है। पोजीशन, जिस पोजीशन के लिए आप जा रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। तो बस प्लीज इसके बारे में बात करें, फिर मैं आगे का एक और क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। सर अगर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बताऊं तो मैं एक चीज़ थोड़ा और सा ऐड करना चाहूँगा ड्रेस को लेकर के। जैसे मैं बताया कि चुभने वाले कलर नहीं होने चाहिए, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू, वाइट शर्ट्स, ये सब बहुत अच्छे हैं। और अगर जैसे थोड़ा सा सर्द का मौसम है, ठंड लग रही है थोड़ा सा, तो उस तरह का ड्रेसअप पहना जाता है कि कोटी पहन लें और हम ब्लेजर पहन लें। तो मैं आपको थोड़ा सा अपना अगर बताऊं तो जो मैं कोटी पहना हूं ये उचित नहीं रहेगा इंटरव्यू के लिए। जो अंकित सर ने पहना है ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। और ब्लेजर बिल्कुल फार बेटर है, कोटी नहीं ठीक है। ब्लेजर के नीचे आप एक सॉबर कलर का शर्ट पहने, तो अगर ठंड के मौसम हो रहा है इसको फॉलो अप करना बिल्कुल सही है। घड़ी पहनना बहुत अच्छी बात है, ये बताता है कि टाइम को लेकर के आप कितना कॉन्शियस हैं। ये पुराने समय से ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, आज भी चला आ रहा है, तो ये सब ठीक है। और बाकी जैसे अब इंटरव्यू हॉल में बच्चा पहुंच गया है, बिल्कुल, तो उसे थोड़ा वेट करना चाहिए कहने के लिए कि बैठे, या कि मतलब हाँ वो बस खुद बैठ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बस इस पे अगर मैं बताऊं तो जो 5 या 6 कह सकते हैं या 8 इंटरव्यू जो मैंने दिया, यूनिवर्सिटीज में भी दिया इंटरव्यू, DU में दिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दिया, और गोरखपुर यूनिवर्सिटी में दिया, राजस्थान की 2 यूनिवर्सिटी में दिया, उसके अतिरिक्त 5-6 आयोग में दिया। तो सबसे पहले आपको वहाँ वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको कोड अलाट किया जाएगा। वहाँ अंदर जाने में आपको कोडिंग होती है। यूनिवर्सिटी में तो सीधा नाम से चलता है जी। तो आयोग में कोडिंग होती है, कोड आपको बैठाया जाएगा, बहुत समय वेट कराया जाएगा। तो आप बिल्कुल ऐसा ना थके हुए फील ना करें। अगर आपको थका हुआ फील कर रहे हैं तो आपको लग रहा है 4-6 कैंडिडेट के बाद आपका इंटरव्यू लगना है, तो आप पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, जिससे यह है कि चेहरे पर थोड़ी सी एनर्जी बनी रहे, एनर्जी बनी रहे कि आप। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस बात के लिए मैं सर अगर अपना अनुभव बताऊं तो मुझे टोका भी गया है। जब मैं अंदर गया हूँ हायर का इंटरव्यू देने के लिए यूपी में, जिसमें मैं ज्वाइन किया हूँ, तो वहाँ पर जो चेयरपर्सन थे वो सर ने कहा आपका होठ सूखा हुआ लगता है, कई घंटे से आप पानी नहीं पिए हैं, ज़्यादा टेंशन है क्या? तो हम थोड़ा हंसते हुए माहौल को हल्का कि नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं। तो उन्होंने हमको ग्लास में पानी दिया, आप पानी पी लीजिए। तो अगर आपको पानी प्यास लगी है तो आप बिल्कुल उनके पानी को एक्सेप्ट कीजिए, बिल्कुल पानी पीजिए। तो और जब आप बाहर बैठे हैं तो अपने आप को थोड़ा सा एनर्जेटिक रखिए, और ये जान लीजिए जो आपसे पहले इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपके बाद इंटरव्यू देने जाएंगे, वो आपसे बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है। और ये बड़ी पॉइंट ये बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है, इसलिए कि आप भी लेवल 1 का एग्जाम रिटर्न क्रैक करके आए, वो भी क्रैक करके आए। बिल्कुल। और एक कंफ्यूजन से बिल्कुल बचिएगा। बगल वाला आपके कहेगा कि रिटर्न में मेरा इतने परसेंटेज था, मान लो 75% था, आपका तो 65 आया है, तो आप सोचो कि आप वो बड़ा ज्ञानी है। बिल्कुल नहीं है। वो 75 नहीं, हो सकता है कि 65 से भी नीचे रहा हो उसका। तो वहां पर अपने आप को ना एक स्ट्रेटजी कुछ लोग अपनाते हैं, अपने आप को सराउंडिंग के बीच में अच्छा दिखाने के लिए, कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए अपने आप को थोड़ा अच्छा बताते हैं। जैसे 4 लोग प्रेज करेंगे ना, कॉन्फिडेंस अच्छा बन जाता है जी। ये भी वहां पर होता है। तो ये हो सकता है, तो आप अगर आपको लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, आप कोई फर्दर कॉन्वर्सेशन वहां बिल्कुल मत करिए। कुछ लोग जैसे वहां होते हैं, किताब लेकर जाते हैं, नोट्स लेकर जाते हैं, हॉल में बैठे हैं, वेटिंग रूम में बैठे हैं, सब लोग पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। इससे बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है, इससे सिर्फ प्रेशर इंक्रीज होता है। और जब प्रेशर बढ़ता है ना तो उसमें बीपी हाई लो होती है। मुझे नहीं लगता कि उसमें सब कुछ होना है, क्योंकि इतने लंबे समय से जो आप पढ़ाई की हैं, तैयारी की हैं, कमरे पे शांति से पढ़े हैं, वो इनफ है। उसको सिस्टमैटिक लगाना है दिमाग में बस जी।
कोई नई चीज पढ़ करके आप वहां नया नहीं कर जाएंगे, सिर्फ आप प्रेशर देंगे अपने आप को भी, अपने सराउंडिंग को भी। क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं, बगल वाला उस पर कमेंट कर देगा, अरे ये तो कम है, मैं इससे बेहतर मटेरियल पढ़ाऊं, तो आपको लगेगा हमने जितना पढ़ा है वो कम है, वो कम हो गया। तो इसमें क्या है कि आपका आत्मविश्वास पहले ही क्या होता जा रहा है, लूज होता जा रहा है। अभी आप फेस नहीं किए हैं लेकिन आप पहले ही डिमोरलाइज फील कर रहे हैं कि कम तो नहीं है, कहीं कम तो नहीं, कहीं मैं फेस कर पाऊंगा कि नहीं। अगर ये स्टूडेंट है, अगर यही क्लेम कर रहा है कि हमने कम पढ़ा है, तो अंदर जाने के बाद वहां तो और भी लोग कहेंगे कि और कम पढ़ा है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करिए कि वहाँ आधे घंटे के समय में आप बहुत बेहतर कुछ स्टडी मटेरियल्स आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि फ़ोन भी चलाने से बचें, थोड़ा सा अपने आप को हल्का महसूस करें, पानी पीते रहें, रिलैक्स महसूस करिए, पानी पीते रहें और लोगों से केवल हिलेरियस टॉकिंग करिए, अच्छी बातें करिए, पॉजिटिव बातें करिए। इससे ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी, ज्ञान कम भी नहीं होगा। हाँ, इतना होगा कि आपका आत्मविश्वास, आपका जो मेंटल स्टेट है वो जो है डिसऑर्डर नहीं होगा, वो आपका कांस्टेंट रहेगा। और इंटरव्यू के लिए ये बहुत ज़रूरी बात होती है। इन चीज़ों को मैंने फेस किया है, तो इस बात का वेटिंग रूम में ध्यान रखेंगे। जब को आपका कोड आ जाएगा, आपको कॉल किया जाएगा, तो आप बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस बनाने के लिए एक जो फाइल होती है जिसमें डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, फाइल आप अपने राइट हैंड साइड में रख करके एंटर कर सकते हैं। या कुछ लोग जैसे यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यू में क्या करते हैं कि थीसिस लेकर के जाते हैं। तो सर, आयोग के इंटरव्यू में थीसिस ले जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एक फाइल सिंपल से ले सकते हैं जिसमें पूरी चेन लगी होती है, कवर्ड होती है, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखते होते हैं। डॉक्यूमेंट फाइल आप लेकर के सीधा, पहले आप जैसे ही वो प्यून दरवाज़ा खोलेगा आप बोलेंगे मे आई कम इन सर, या अगर मैम चेयरपर्सन है मे आई कम इन मैम। आप जाएंगे तो वो बोलेंगे यस यस एब्सोल्युटली यू मे कम। आप जाएंगे अंदर, जैसे ही आप अंदर जाएंगे सबको एक बार, जैसे अगर मॉर्निंग है 11 बजे के पहले है तो आप गुड मॉर्निंग से जैसे 4-5 लोग, आयोग में 4 से 5 लोग ही बैठते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बैठते हैं। यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू अगर कोई भाई बंधु दे रहे हो, बहनें दे रही हो, तो उनके लिए मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटी में पैनल ही होता है न्यूनतम 9 लोगों का। अच्छा, हाँ, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 9, 10, 11, पीएससी में 4 या 5 सेट है, 4 या 5। ये मैं आपको बता दे रहा हूं। जब मैं भी गया था तो उसमें भी मुझे 4 लोग मिले, 4 मिले थे, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। अच्छा। जिसमें से एक चेयरपर्सन होगा, 2 एक्सपर्ट होते हैं और एक वो होता है जो आपके कागज को अंदर मेंटेन करता है, नंबर की फिलिंग करवाता है, ये सब होते हैं। तो कभी कभी 4 की जगह पे 5 हो सकते हैं। तो आयोग में वाले में 9 न्यूनतम 9, मैं 11 को फेस किया हूँ। जी। तो यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू थोड़ा सा कठिन हो जाता है, हालांकि अब कितनी पार्शियलिटी, कितना वो क्या है वो आप सब बेहतर जानते हैं, लेकिन ये है कि जो एक कोरम है, तो आयोग के इंटरव्यू में 4 से 5 का कोरम है। तो 4-5 लोगों से गुड मॉर्निंग सर करने में या गुड मॉर्निंग मैम करने में बहुत समय नहीं है, 10 से 15 सेकंड में सबसे अभिवादन आप कर लेते हैं। ये आपका एक पॉजिटिव मैनर को बताता है। यहाँ पर ये पॉइंट करना जरूरी है कि जितने लोग आपके सामने बैठे, बिल्कुल उन सभी से आपको करना है। बिल्कुल, मतलब ये नहीं कि आपने चेयरपर्सन से गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग सर, मतलब मेरा ये कहना है वहां पर वर्बल जो मैं बोल रहा हूँ, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये वर्बल से ज्यादा फेशियल और आई कांटेक्ट ध्यान रखना है यहाँ पर जी। मतलब जिनसे आप कर रहे हैं उनसे प्रॉपर आई कांटेक्ट हो आपका, और एक झुक करके अभिवादन, गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग सर, फिर उनसे आपकी आवाज बेयरली सुनाई देगी, रेयर सुनाई देगी, सुनाई दे या ना दे, लेकिन आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट उनसे एक बार अभिवादन के लिए, सैल्यूट के लिए मिल जाना चाहिए। आप नोट कीजिएगा प्लीज, क्योंकि अब मेरा इंटरव्यू के अंदर मैं एम्फेसिस जनरल उस पे नहीं कर रहा हूँ कि आप गुड मॉर्निंग लाउडली बोलें वो सुने, ऐसा कुछ नहीं है। जी। आपका आई कांटेक्ट से लगना चाहिए कि आप सैल्यूटेशन दे रहे हैं, उनको ड्यू रिस्पेक्ट दे रहे हैं। करेक्ट। जब घुसने के बाद मे आई कम इन बोला, वहां पर ऑर्डर आपको मिल गया, आप अंदर आए, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये बोले, उसके बाद आप तुरंत चेयर को होल्ड नहीं करेंगे, तुरंत चेयर पर नहीं बैठेंगे। आप जैसे ही 2 से 4 सेकंड खड़े रहेंगे, वो लोग बहुत अच्छे इंसान होते हैं, ये भी मैं आपको ऐड कर लूं। जो अंदर बैठा है ना, वो आपका दुश्मन बिल्कुल नहीं है, वो भी उस दौर से गुजरा है और वो आपका इंटरव्यू लेने आया है, आपका सिलेक्शन करने आया है। पहली बात तो ये बात जान लीजिए बिल्कुल कि वो जो पैनल में, कमेटी में जो लोग बैठे हुए हैं, वो जो एक्सपर्ट हैं, वो ये मान के चलो ये हमारा सिलेक्शन करने आए हैं, हमको रिजेक्शन करने नहीं आए हैं। पहले घुसते ये जान लीजिए। तो एक ओवर स्माइलिंग नहीं, लेकिन हल्का स्माइलिंग फेस आप बनाए रखें,
जिससे एक पॉजिटिव दिखता रहे, बहुत ज्यादा हंसने की भी और स्माइल करने की जरूरत नहीं है। अब फेशियल एक्सप्रेशन आपका मॉडरेट होना चाहिए, एकदम बैलेंस होना चाहिए, ग्रेव दिखे एकदम, और ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं, है ना? बिल्कुल। हाँ। क्योंकि बहुत ग्रेव दिखेंगे तो ये दिखाएगा कि आपके अंदर आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं, आप डरे हैं, घबराए हैं, और बहुत स्माइलिंग फेसेस का आप केयरलेसनेस को दिखाएगा। तो हमें दोनों से बचना है, हमें दोनों से बचना है, केयरलेसनेस से भी बचना है, और हमें यह भी नहीं शो करना है कि मैं बहुत पजल्ड हूं। बिल्कुल, आई एम नॉट पजल्ड एट ऑल। हाँ, जो भी होने वाला आई एम सिंपल एंड सॉबर, आई एम रेडी हूँ, बिकॉज यू आर गोइंग टू डिसाइड वेदर आई एम एलिजिबल और नॉट। इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, इट्स योर प्रॉब्लम, आई एम हियर टू आंसर यू। करेक्ट, सीधी सी बात। तो जैसे ही आप 2-4 सेकंड खड़े होंगे, वो तुरंत कहेंगे प्लीज सिट डाउन, प्लीज टेक योर सीट। तो आप सीट लेने से पहले जो कमेटी में जिस एक्सपर्ट ने आपको बोला है कि यू मे टेक योर सीट, प्लीज सिट डाउन, आप उनके आई कांटेक्ट में थैंक यू सर, थैंक यू मैम बोलेंगे, फिर आप सीट लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें एक बार वहां पर धीरे से, बहुत लाउडली नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आप बैठेंगे। बैठने में आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके पैंट या शर्ट या जो आप ब्लेजर पहने बहुत मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, सॉबर बैठेंगे आप। और जो चेयर होगी पीछे आप टेक थोड़ा सा लेंगे, बहुत फैल के तो कोई नहीं बैठता है जी, हाँ, लेकिन बहुत झुक के नहीं बैठना है। जो पीछे चेयर के वो होता है ना, पीठ के सपोर्ट में बना होता है, तो उस पे आप थोड़ा सा टेक जरूर लेंगे, बिल्कुल हल्का। हाँ, टेक लेंगे, आप चिपके हुए हैं बस। हाँ, चिपके हुए, वो जरूरी है। उससे जो है आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है और फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है, अपीयरेंस है, वो उनके सामने बेहतर ढंग से विजिबल होता है। और दोनों पैर को जो है आप रखेंगे फोल्ड करके, मतलब यह है पैर के ऊपर पैर नहीं रहेगा, सावधान की मुद्रा में आप बैठेंगे। तो उसके बाद हैंडल पे आप बहुत ज्यादा हाथ नहीं रखेंगे, ये हाथों को आप अपने पैर पे ही रख सकते हैं, पैर पे रख सकते हैं, उससे आपकी घड़ी विजिबल होती रहेगी। तो मुझे लगता है बैठने का ये तरीका बेहतर है। सैल्यूटेशन पर विशेष ध्यान रखेंगे, जब वो कहेंगे प्लीज टेक योर सीट, यू मे सिट डाउन, यू मे टेक योर सीट, आप बोलेंगे थैंक यू सर, थैंक यू मैम, उसके बाद बैठेंगे। अगर वो कहें कि आप कूल हैं, आराम हैं, तो आप बिल्कुल कहेंगे यस मैम। तो अगर वो पानी के लिए कहें, तो अगर आपको पानी पीना है तो आप लिटरली पानी को पी सकते हैं, अगर नहीं पीना है तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम करके, मतलब उस पे भी अगर वो पानी ऑफर करें तो डिपेंड करता है कि वहां पर सिचुएशन क्या है, आप कैसा फील कर पाएंगे। तो ये हो गया बैठने का। उसके बाद अब मान लीजिए आपको घबराहट हो रही है, आपको पानी की जरूरत है बीच में, बिल्कुल पी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, वहां पर रखा रहेगा। और ये जान लीजिए कि आपसे एकदम वो फ्रेंडली व्यवहार करेंगे जी। क्योंकि इंटरव्यू जितना भी मैंने दिया, तो एक इंटरव्यू में थोड़ा सा असहज स्थिति हुई थी, बाकी तो अगर मैं 10 इंटरव्यू से ज़्यादा ही दिया हूँ, 10 में सब बहुत ही फ्रेंडली थे। अगर आप थोड़ी बहुत गलतियां भी करेंगे बीच बीच में ना, तब भी वो बहुत ही हल्का माहौल बनाने का प्रयास करेंगे कि आप कहीं ऑकवर्ड फील ना करें, कहीं डर ना जाएं, कहीं पजल्ड ना हो जाएं। क्योंकि कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट हो, 4, 6, 8 लोगों के बीच में थोड़ा सा असहज महसूस करता है। और जब सिचुएशन ऐसी हो कि मैं यहाँ पर मुझे चयन के लिए एग्जाम, बिल्कुल हमें जज करने वाले हैं, और इससे मेरा भाग्य डिसाइड होना है कि वेदर आई विल बी इन द लिस्ट और नॉट। तो ये एक जो होता है पेट में गुदगुदी होना, तो वो बड़ी इन जनरल बात है कि वो होता ही होता है। सर अब जी एक चीज और, अब आप बड़ी, क्योंकि देखिए अब जो भी कैंडिडेट है तो अब पहुंच चुका है पैनल के सामने। नाउ द पार्ट इज, मे आई कम इन, बैठ गए, थैंक यू सर, है ना, ये सारी चीजें होंगी। बट नाउ द पार्ट इज कि जो कैंडिडेट इंग्लिश से, जी, अदर सब्जेक्ट का तो खैर वो दे कैन कन्वर्ट्स इन एनी ऑफ द लैंग्वेज, है ना। बट नाउ द पॉइंट इज कि उन्हें कौन सा मीडियम लेना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश वाले कैंडिडेट इस चैनल पर जानते हैं आप जुड़े हुए हैं, और वो सारे कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट ने इवन मुझे पर्सनली कॉल किया एंड देयर क्वेश्चन वाज, सर आई एम नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंटली, देन व्हाट आई शुड डू, क्या करूंगा मैं वहां जाकर के, क्या मैं हिंदी में बोल पाऊंगा और इंग्लिश चलेगा मेरा। सो सर इसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मुझे चाहिए, ताकि मतलब बिल्कुल क्लियर मैसेज जाए। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आपने बहुत ही वाजिब प्रश्न कर दिया है अब, और ये ऐसा यक्ष प्रश्न है जो सभी को परेशान करता है, मतलब मोर देन 60% को परेशान करता है।
सही बात है कि हम लोग, अब देखिए सर भी अंग्रेजी के बहुत बड़े ब्रांड हैं और अंग्रेजी का मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे हूँ, लेकिन हम लोग भी जो चर्चा कर रहे हैं हिंदी में कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए भी ये बातें फायदेमंद हो सकती हैं जो कि इंग्लिश विषय से नहीं है। नहीं, वो भी सर का चैनल अगर स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे तो इस इंटरव्यू गाइडेंस से हिंदी वाले को भी फायदा होगा। क्या जितनी सारी बातें हुई, क्या अभी तक इंग्लिश के सिलेबस पे बात हुई? क्या बिल्कुल नहीं हुई। इन जनरल बात हुई। तो हाँ, इंग्लिश सिलेबस को लेकर के डिस्कशन होता तो बिल्कुल मैं इंग्लिश में ही रहता, सर भी इंग्लिश में ही रहते जी। यहाँ पर ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है जो सबको परेशान करता है कि कैसे हम भाषाई रिप्रेजेंटेशन को पेश करें, हाउ टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ। अभी तक क्या है, फिजिकली प्रेजेंट करना, मेंटली प्रेजेंट करना, वहां तक तो ठीक है, थैंक यू तक तो ठीक था, लेकिन हम अपने आंसर्स को कैसे करें, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो सबसे अगर एक कड़वी बात अगर कहा जाए तो हम एक ऐसे पद के लिए जा रहे हैं, एक ऐसे विषय को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं जिसमें इसमें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए कि वी शुड बी इन द मीडियम ऑफ इंग्लिश। स्पष्ट कि हमें फॉलो ही करना चाहिए कि हम इंग्लिश मीडियम में ही सारे प्रश्न का आंसर करें। डायरेक्टली यू हैव टू बिकॉज यू आर गोइंग टू अचीव अ हायर पोजीशन। यस, and that is related to the particular subject. You have go through all the materials written in English, not in Hindi, not and in even Urdu. you have qualified the exam that was also in English medium. And you have qualified the exam in English medium. It means you are fully able to understand and comprehend all the messages written on that question paper. Correct. तो यहाँ पर कम्युनिकेशन ब्रेक तो नहीं है। सो 100% ये एक्सपेक्टेड है कि भाई एक्सपेक्टेड है कि अगर आप इंग्लिश से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो आप 100% इंग्लिश में बोल सकते हैं, ये माना जाना चाहिए और ये माना भी जाता है जी। लेकिन एक कभी कभी समस्या आती है। सपोज दैट आयोग का चेयरमैन, लोक सेवा आयोग में चेयरमैन होते हैं, बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो कई सारे बोर्ड बनते हैं, 3-4 बोर्ड बन जाते हैं अंकित सर। अच्छा, 3-4 बोर्ड बन जाते हैं। तो मान लो 2 विषय अगर इंटरव्यू साथ चल रहा है तो 2 बोर्ड अंग्रेजी को दे देंगे, 2 बोर्ड किसी और विषय को दे देंगे। अच्छा, उसमें से आयोग का एक सदस्य आपके बोर्ड के चेयरमैन रहेंगे। ओके, आयोग के कोई सदस्य आपके बोर्ड के चेयरमैन रहेंगे। सपोज दैट वो हिंदी विषय से हैं, यस, वो संस्कृत से भी हो सकते हैं, बिल्कुल। तो वो अंग्रेजी में आपकी भाषा पूरी तरह से नहीं समझेंगे, बिल्कुल नहीं समझेंगे। और जो एक्सपर्ट इंग्लिश का इंटरव्यू लेने के लिए कॉल किए गए हैं, इनवाइट किए गए हैं, वो तो इंग्लिश बोलेंगे, आप भी उनके प्रश्न को इंग्लिश में आंसर करेंगे। लेकिन वो व्यक्ति, वो पर्सनैलिटी जो चेयरमैन है, अगर वो हिंदी विषय से है, संस्कृत विषय से है, लेकिन एक आज के दौर में कोई हिंदी से है, संस्कृत से, उर्दू से, वो भी कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश बिल्कुल समझ लेता है, कम्युनिकेशन इंग्लिश वो भी समझ लेता है, वहां भी उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कभी कभी वो कंफर्ट फील करते हैं दूसरी भाषा में। जैसे चेयरमैन अगर आपसे कुछ पर्सनल प्रश्न, कुछ आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रश्न कर रहा है कि आप आयोग से चयनित होकर के कॉलेज ज्वाइन करेंगे, विषयांतर प्रश्न आते हैं, आप सेमिनार ऑर्गेनाइज कराएंगे तो कैसे कराएंगे, आप छात्रों के बीच में डिसिप्लिन कैसे रखेंगे, यू आर अ टीचर, आपको प्रॉक्टर बना दिया जाए तो बच्चों के बीच में विवाद होंगे तो आप कैसे, ये सब प्रश्न हिंदी में आ सकते हैं। और प्रश्न करने वाला वो नहीं, हाँ, हिंदी बोलेगा, वो इंग्लिश नहीं चाहता जी। तो आप उसके प्रश्नों का आंसर हिंदी में दे सकते हैं। अगर वो हिंदी में क्वेश्चन करें तो आप उनके प्रश्न को हिंदी में आंसर करेंगे, लेकिन इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपका आंसर बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए। ये शो कर सकता है कि हिंदी पाते ही आप हिंदी में ज्यादा लपेट रहे हैं, एक होता है ना जी जी, आप अपने इंटरव्यू की टाइमिंग को बढ़ा रहे हैं। जैसे आपको 10 मिनट मिलना है, आप 5 मिनट हिंदी में गंवा दिए जी जी, आंसर को बड़ा करने में, तो ये टैक्टिक्स आयोग वाले बहुत बेहतर समझते हैं जी। तो हम उनको ब्लफ नहीं कर सकते, इसलिए कि हम अपना ये इंटरव्यू देते हैं 10 मिनट के लिए, और हम जैसे 1000 कैंडिडेट के 10 मिनट इंटरव्यू लेते रहते हैं, तो वो हम जैसे पता नहीं कितने स्टूडेंट को देखते रहते हैं। अगर वो
को करिकुलर से प्रश्न कर रहे हैं कि सेमिनार कैसे ऑर्गेनाइज कराएंगे, सिंपोजियम कैसे कराएंगे, छात्रों के बीच में डिसिप्लिन कैसे रखेंगे, और बच्चे आपकी क्लास में अटेंटिव नहीं है तो उनको कैसे अटेंटिव बनाया जाए। अगर वो हिंदी में कर रहे हैं तो आप बिल्कुल हिंदी में आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो इंग्लिश में कर रहे हैं, प्रश्न अगर इंग्लिश में आया है तो प्लीज़ थोड़ी सी कोशिश, प्रैक्टिस जो भी आप कह लीजिए करके आप इंग्लिश में आंसर करेंगे। लेकिन अगर आप पा रहे हैं कि बिल्कुल मैं आंसर कर ही नहीं सकता इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश में आ सकते हैं, मिक्सअप कर सकते हैं, लेकिन उसका भी आंसर पूरी तरह से हिंदी में ना हो, थोड़ा हिंदी को मर्ज कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, लेकिन कोशिश रहनी चाहिए कि इंग्लिश में ही आपके आंसर आएँ। और आप ही से नहीं, हमारे साथ के हमारे जूनियर्स बहुत सारे लोगों में ये समस्या है, उनके बीच में भी डिस्कशन होता है। बाई गॉड मुझे ये प्रॉब्लम फेस कभी नहीं हुई, और ना तो कभी मैंने एक सेंटेंस या एक शब्द भी वहाँ पर हिंदी बोलने की नौबत आई। लेकिन मैं उस दर्द को समझ सकता हूँ कि जो निरुत्तर हो जाते होंगे, आंसरलेस हो जाते होंगे कि अब इंग्लिश में इसको क्या बोला जाए। करेक्ट। तो यहाँ तक हमने इस बात को भी मेंटली प्रिपेयर कर लिया था, या हो सकता है बहुत सारे इंटरव्यू देते देते अनुभव हो गया हूँ कि मैं जो एक होती है ना आह ऊ ये सब इधर उधर इंटरव्यू में अगर कुछ हुआ तो भी इंग्लिश में ही निकले। तो मेरा ऐसा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों की जो समस्याएं हैं इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं प्रैक्टिस कर पाए तो दर्पण के सामने करें, कैमरे के सामने करें, अपने यार दोस्तों के बीच में करें, और अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसमें परिपक्व हो जाएंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, जब आप आंसर करेंगे, जिस एक्सपर्ट ने आपसे प्रश्न किया है उसकी आई कांटेक्ट मिला करके आप आंसर करेंगे। आप बहुत ऊपर नहीं देखेंगे, बहुत नीचे नहीं देखेंगे, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को दिखाता है। तो आप आई कांटेक्ट करके उसको आंसर करेंगे, ब्लफ बिल्कुल नहीं करेंगे, इधर उधर नहीं घुमाएंगे। इधर उधर घुमाने से, ब्लफ करने से अच्छा है सिंपली आप सॉरी बोलेंगे और चुप हो जाएंगे। और जैसे ही आप सॉरी बोलेंगे वो बोलेंगे इट्स ऑल ओके, कोई बात नहीं, निश्चिंत रहिए, या वही एक्सपर्ट आपसे दोबारा प्रश्न करेंगे या बगल वाले एक्सपर्ट आपसे प्रश्न करेंगे। तो अभी बहुत सारी बातें हैं सर, अगर कुछ पूछें तो आप बताएं उस पे। सो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई कि द मीडियम ऑफ इंटरव्यू बिल्कुल एग्जैक्ट मस्ट बी इन इंग्लिश, बिल्कुल नॉट इन एनी अदर लैंग्वेज। अगर आपका जो इंटरव्यूअर है, if someone is there speaking in Hindi, then you can definitely reply them, but be careful कि लंबा नहीं खींचना है। बिल्कुल आप उसे ब्रीफ में और एक सेटिस्फैक्टरी आंसर दीजिए। मैं कहता हूं कि सर कम बोला जाए, कम बोला जाए, लेकिन जो बोला जाए सही बोला जाए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला जाए। और अगर वो घुमा करके भी प्रश्न करें तो आप प्रश्न करें तो आप वही बोलें जो पहले बोले हैं। जी जी, ये नहीं कि अभी आप कुछ बोल रहे हैं, थोड़ी देर में आप कुछ बोल रहे हैं। आप अभी कहा जाए कि आपको प्रशासनिक, जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रशासनिक दायित्व मिलेंगे। जैसे सर इसमें मैं नोडल अधिकारी हूँ, नोडल ऑफिसर। नोडल ऑफिसर मतलब ये है कि 10 कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेजों का सेंटर का पेपर बटेगा वो हमारे साइन से बटेगा, हमारे आंखों के सामने पेपर उतरेगा, पेपर जाएगा। तो आपसे ये प्रश्न किया जाएगा कि अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च, इन व्हाट फील्ड यू आर एबल टू डू योर वर्क। आप प्रशासनिक निभा सकते हैं कि नहीं, प्रशासनिक क्षमता आप में है कि नहीं। तो अगर आप में क्षमता है तो बिल्कुल यस कॉन्फिडेंटली बोलिए, अगर नहीं क्षमता है, कम है, तो कह दिए यस सर, सिचुएशन डिमांड करेगी तो बिल्कुल मैं उस पर खरा उतरूंगा, कोशिश करूंगा। यस, ठीक है ना। तो इस तरह से एक मैनिपुलेटिव आंसर आप दे सकते हैं। अगर आप जैसे जो काम आप नहीं जानते हैं तो आप उसमें सॉरी बोलेंगे, बिल्कुल आई विल लर्न व्हेन द सिचुएशन विल डिमांड। तो जैसे ही सिचुएशन आएगी मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होकर सीख लूंगा। हाँ, कर लूंगा। और हर व्यक्ति पहली बार कोई ना कोई सीखता ही है जी। तो ये एक बेहतर आंसर होगा कि आप लर्नर हैं। जी बिल्कुल, बीइंग अ टीचर आप एक बीइंग अ टीचर, बिल्कुल। चूंकि अभी आप सिलेबस पढ़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको बाद में आएगा प्रोटोकॉल, आपको जो है कहते हैं ना कि आपको बाद में मिलेगा जब आप ज्वाइन करेंगे तब। तो उसके बाद आप बहुत सारी चीजें लर्न करेंगे। तो अभी आपसे उस तरह के प्रश्न बहुत नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जिस मीडियम में प्रश्न है उस मीडियम में आंसर करने की कोशिश करें। बिल्कुल सर। सर अब जैसे मान लीजिए इंटरव्यू की मीडियम के बारे में आपने बता दिया, नाउ द पार्ट इज की जो भी कैंडिडेट इंटरव्यूअर्स के सामने है, बिल्कुल, सो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या ग्रामर बेस्ड भी हो सकते हैं, बिकॉज हम तो देखिए जैसे क्रैक्ड यूजीसी नेट एग्जाम, आफ्टर दैट असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम, एंड नाउ वी आर इन इंटरव्यू, एंड जो भी था वहां पर वो सब कुछ इंग्लिश लिटरेचर है ना। सो मोस्टली स्टूडेंट्स की एक ये क्वेरी है कि क्या वो उसमें ग्रामर भी हो सकती है, और क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं, कहां पर वो रुकेंगे और
क्या पढ़ाना वगैरह, क्योंकि पढ़ाने के लिए भी कहा जा सकता है इंटरव्यूज में, है ना? तो इन पॉइंट्स पर आप प्लीज अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। बहुत ही अंकित सर, इस बात के लिए तो जो आपने जो सभी बच्चों के, सभी स्टूडेंट के मन में जो ये प्रश्न रहता है, आपने वो प्रश्न कर लिया है। और इस पे मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि मैं हो सकता है 2 मिनट ज़्यादा बोलूं। नहीं, मैं बोलना चाहूंगा 2 मिनट ज़्यादा बोलूंगा। आप इनफ और इसमें 2-4 बातें निकल करके आती हैं कि किस परीक्षा का इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं सर। जैसे एक सेट फॉर्मेट है कि ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट में आप टीचर बनने जा रहे हैं। टीचर मीन्स जूनियर टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, 11th 12th लेवल, 9th 10th लेवल, उसमें हाँ ग्रेड 1 ग्रेड 2, मतलब डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नाम से जाना जाता है जी। फिर उसके बाद आता है असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर में डिग्री कॉलेज के जो आयोग कराता है, लोक सेवा आयोग कराता है, वो अलग है। यूनिवर्सिटी का जो कैंपस का इंटरव्यू होता है वो अलग है। तो बहुत सारे इंटरव्यू हैं, बहुत सारे, हाँ एडेड कॉलेज में, और बहुत सारे इंटरव्यू को लेकर के बहुत सारी धारणाएं हैं, थोड़ा सा अलग अलग अनुभव भी है। तो जो सबसे बड़ी बात यह है कि इंटर कॉलेजेस तक जो लोग जाते हैं उसमें तो लिखा ही है सिलेबस में कि जो सिलेबस आप परीक्षा देते हैं, रिटन एग्जाम देते हैं, उसमें आपका 50% ग्रामर है, 50% लिटरेचर है, उसमें तो आप बच ही नहीं सकते जी। क्योंकि आप परीक्षा ही देने जाते हैं तो आप आधा ग्रामर फेस करते हैं, आधा लिटरेचर फेस करते हैं जी। तो वहां पर तो अंडरस्टूड है टीजीटी और पीजीटी हर जगह सर। मध्य प्रदेश में भी ये हाल है जी। बिहार में भी ये हाल है और आप डीएसएसबी जाइए, पोस्ट ग्रेजुएट का दीजिए तो उसमें ग्रामर भर के है एकदम से, मतलब मोर देन 50% ग्रामर ही ग्रामर है। रिसेंटली सिलेबस में डीएसएसबी ने ग्रामर रिमूव कर दिया। अच्छा, रिमूव कर दिया। तो अभी किया होगा, जब हम लोग दिए थे तो उसमें ग्रामर था उस समय बिल्कुल। तो ये एक प्रिपेयर्ड बात है, सबके लिए सेट बात है कि इंटर कॉलेज तक जितने भी एग्जाम हैं उसमें ग्रामर है ही है जी। तो इंटरव्यू अगर जहां कहीं भी है वहां तक तो आपसे आधा ग्रामर आधा लिटरेचर पूछा ही जाएगा। हाँ, अलग बात है कि कमेटी में अगर कोई ऐसा एक्सपर्ट है जिसका बेंट ऑफ माइंड ज्यादा लिटरेचर का हो तो ज्यादा प्रश्न लिटरेचर से कर ले, बेंट ऑफ माइंड ज्यादा अगर उसका ग्रामर की तरफ झुकाव हो तो ज्यादा ग्रामर ही पूछ ले। वो पर्सनल और सब्जेक्टिव मामला हो सकता है। लेकिन अगर आप सिचुएशन डिमांड हो सकती है, हो सकता है आपका पूरा इंटरव्यू ग्रामर पर ही हो बिल्कुल हो जाए या लिटरेचर पर ही हो जाए, या 2 क्वेश्चन करें और आपसे कह दें आप बुक पर पढ़ा दिए, आपका इंटरव्यू हो गया। तो ये क्योंकि मैं अंकित सर पहले ही देखिए बताया था ना कि एक बात इंटरव्यू, मतलब कि ये बात आपसे करने से पहले एक सेंटेंस बोला था कि इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है। वहां लिखा ही नहीं आपसे क्या पूछा जाए। हो सकता है आपसे हाल चाल पूछ के, हाँ, सब्जेक्ट से आपसे कुछ भी ना पूछे, और कभी यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में हम सबसे सब्जेक्ट पूछा ही नहीं गया। पूछा गया कि आप जो है IQAC में है तो इसमें क्या कर रहे हैं, इस कमेटी में है तो आप क्या कर रहे हैं, परीक्षा आपने कराया तो परीक्षा का जो कराने का दायित्व तो आपको मिला, ये कैसे किया आपने, तो ये सब भी है। लेकिन इंटरव्यू जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के देने जा रहे हैं तो इसमें जो आपका सिलेबस होता है वो 100% लिटरेचर से होता है जो आप रिटन परीक्षा देते हैं। जब आप इंटरव्यू में आते हैं तो आप ये अगर सोच कर गए हैं कि हम रिटन में तो पूरा सिलेबस लिटरेचर था तो यहाँ लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं है और BA में हमें लैंग्वेज पढ़ानी ही नहीं पड़ेगी, तो NEP से पहले के अनुभव को अगर बताऊं तो सभी स्टेट्स में जनरल इंग्लिश करके चलता था और यूपी में हायर में ये चलता था कि इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर करके 2 विषय ही चलते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी चलता था जी, इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश लिटरेचर। तो इसका मतलब ये था कि अगर आपका चयन हो रहा है तो आपको लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर भी आनी चाहिए। अगर ग्रामर आनी चाहिए, ग्रामर आपको पढ़ानी है तो इंटरव्यू के प्रश्न जो है ग्रामर से भी आएंगे। तो अब ये जो इसमें अगर इन जनरल बात करूँ, जो ट्रेंड है, यूनिवर्सिटी में पहले इंटरव्यू में कभी भी ग्रामर के प्रश्न नहीं आते थे। अच्छा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एक मानते थे कि लिटरेचर से ही प्रश्न आएंगे, लिटरेचर के अतिरिक्त ग्रामर से प्रश्न ना के बराबर आते थे। वो मानते थे कि बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद एस्पिरेंट को ग्रामर की समझ हो जाती है, भले ही उसको ये नहीं पता हो कि प्रीपोजिशन कहाँ लगना है, कहाँ रिलेटिव प्रोनाउन लगना है, भले ही ना पता हो, लेकिन वो प्रैक्टिस में धीरे धीरे उसको आ जाता था। लेकिन अभी के इंटरव्यू का जो ट्रेंड है उसमें ग्रामर भी पूछा जा रहा है, तो हल्के ग्रामर, और ग्रामर में सबसे ज्यादा जो उनका प्रोन एरिया कह सकते हैं वो ये है कि क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सब नॉमेनक्लेचर जानते रहिए। नॉमेनक्लेचर के साथ साथ उसके कभी कभी डेफिनेशन पूछते हैं, कभी कभी डिफरेंस पूछते हैं,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज में तीनों में अंतर क्या है, तीनों दिखते एक जैसे हैं, हाउ आर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई देम। एक बात, क्लॉज के साथ पैसिव वॉइस है, नरेशन है, और कभी कभी वो जैसे स्पेलिंग एरर भी आपसे जांचने का प्रयास करते हैं कि कहाँ। लिटरेचर से था एक्चुअली, मुझसे पूछा गया था कि मॉन्टेग की स्पेलिंग क्या होगी। मॉन्टेग की स्पेलिंग क्या है? मॉन्टेग आप लोग जानते हैं क्योंकि एसेज के बारे में उन्होंने पूछा कि एसेज कितने टाइप हैं। फ्रांस के एसेइस्ट थे, फ्रांसिस बेकन से पहले उन्होंने लिखा था। जी जी, आप लोग जानते हैं फ्रेंच एसे उन्हीं से शुरू हुआ, उन्हीं को कॉपी करके फ्रांसिस बेकन ने इंग्लिश एसे शुरू किया था। तो अब उसको बहुत सारे लोग पढ़ते ही गलत हैं, जबकि उसको पढ़ने का तरीका और लिखने का तरीका, स्पेलिंग का तरीका डिफरेंट है। तो ये है, अब जैसे मुझसे पूछा था एटिकेट पूछा था, तो ये सब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इस पर ध्यान रखेंगे। स्पेलिंग एरर सबसे उनका प्रोन एरिया है क्लॉज, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं क्लॉज में, जो बात सत्य है। तो आप YouTube के माध्यम से और सर के चैनल पे भी क्लॉज पढ़ाया गया होगा, जो कुलदीप सर पढ़ाते हैं, तो कुलदीप सर पढ़ाए होंगे, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। कहीं से भी आप रेन एंड मार्टिन की किताब भी देख सकते हैं। कोई भी स्पेलिंग पूछ सकते हैं, लिटरेचर की कोई भी स्पेलिंग पूछ सकते हैं। वाली थोड़ी डिफिकल्ट है। जैसे आप रशियन लिटरेचर पढ़े हैं, दोस्तोवस्की का स्पेलिंग पूछ लेंगे। रशियन फॉर्मलिज्म क्रिटिसिज्म में एक थ्योरी है, उसमें बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, बहुत सारे थिंकर्स हैं, उनका नाम पूछ लेंगे कि आप उनके नाम को लिखिए। तो थोड़ा सा स्पेलिंग पर भी आपको पकड़ होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि चूंकि आप टीचर हैं, आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना भी पड़ेगा, तो आपसे ये उम्मीद नहीं की जाएगी बच्चों के सामने आप स्पेलिंग को गलत लिखें। मैक्सिमम तो बच्चे देखिए वो पढ़े रहते हैं, हाँ, लगभग मैक्सिमम सही जाता है, कहीं पर अगर आपको लगे कि इधर इन वर्ड्स में या इन नेम्स में मुझे कंफ्यूजन है, और खास करके अगर बात है कि आप ये टॉपिक टीच कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आप गए इंटरव्यू में तो आपके 2-4 टॉपिक आप तैयार किए, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा कि आपको टीच करना है। बिल्कुल, कोई भी टॉपिक, ये XYZ टॉपिक, कोई टॉपिक अगर आप टीच कर रहे हैं और लिखने वाले, तो उसमें तो बिल्कुल माफी नहीं है कि माफी नहीं, क्योंकि बोलने में तो देखिए नहीं समझ में आने वाला कि स्पेलिंग क्या है, बट अगर आप लिख रहे हैं या उन्होंने कह दिया कि भाई बताओ इसका, तो फिर वहां पर प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें एक चीज आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जब आपको पढ़ाने के लिए कहा जाएगा ना, तो आपसे कभी वो अपने हिसाब से नहीं पढ़वाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये फ्रेंडली बात है, ये बहुत मोस्टली ये क्या है, वो कहेंगे कि गो ऑन ब्लैक बोर्ड, टीच अस, वी आर स्टूडेंट, व्हाट एवर यू वांट, जो आपको पसंद है वो पढ़ाइए। तो ये तो बड़ा आसान बात हो गई। टीच फॉर 5 मिनट 10 मिनट जो भी है, और आपसे 5 मिनट पढ़ाने के लिए कहेंगे और केवल आपसे पढ़वाएंगे 1 मिनट, क्योंकि इंटरव्यू ही 5, 8, 10 मिनट का है, तो उसमें 2 मिनट मैक्सिमम आपसे पढ़वाएंगे बस। तो इस बात का ध्यान रखिए कि 2 मिनट आपको, 2 मिनट में ही कई बार बहुत सारे लोगों को प्रेशर आ जाता है, प्रेशर, पसीने छूट जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं, वहां पोंछने लगते हैं, डस्टर से ज्यादा तो रुमाल से पसीना पोंछते हैं। तो बात ये, वहां ध्यान रखें कि कोशिश करें कि डस्टर से ब्लैक बोर्ड पोंछने की नौबत आए, क्योंकि रुमाल से पसीना पोंछने। 10 मिनट तो पढ़ने वाले नहीं है सर, 5-10 मिनट तो इंटरव्यू है, 2 मिनट मैक्स सर, 5-10 मिनट में उनको पूरा इंटरव्यू निपटाना है, पूरा खत्म करना, क्योंकि आप ही नहीं है। 5-10 मिनट में आपकी एंट्री भी होनी है, सैल्यूटेशन भी होना है, पानी भी पूछना है, इंटरव्यू के बाद आपको पढ़वाना भी, आपको बाहर भी भेजना है, फिर कॉल भी करना है दूसरे को। तो सबसे बड़ी बात, वो आपकी पसंद का टॉपिक आपसे खुद ही चूज करने को कहेंगे, पढ़ाने के लिए कहेंगे। वो ये देखना, तो आप खड़े हो पा रहे हैं, आपका एक्सप्रेशन सही है। वो पढ़वाना इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि आपको टॉपिक की जानकारी है, कि उनको पता है आप टॉपिक रट के आए हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर वो कह रहे हैं अपने पसंद से पढ़ाइए, तो हर कोई रट के आया है, हर कोई, सीधी सी बात है, वो दिन रात पढ़ा है। अब पैसिव वाइज कोई पढ़ाएगा, नरेशन पढ़ाएगा, तो उसको जिस एरिया पे पकड़ोगी वही पढ़ाएगा। वो पढ़ाना नहीं देखना चाहते, पढ़ाने के तरीके पे ध्यान देंगे। कुछ चीजें उसमें बचनी पड़ती हैं, और बचने का ये है कि जैसे हम खड़े हुए, ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, तो उसमें आप जो बीएड करे होंगे, तो बीएड में पढ़ाया जाता है कि 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो 45 डिग्री का एंगल थोड़ा सा आप लोग जानते ही होंगे कितना होता है। तो जब आप आएंगे ब्लैक बोर्ड पे, जब वो पढ़ाने के लिए कहेंगे ओके सर आई विल टीच, तो जब आप ब्लैक बोर्ड पर आएंगे तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे, डियर स्टूडेंट आई एम गोइंग टू टीच दिस टॉपिक। चूंकि आपका नाम और आपका नाम वहां पे लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि दिस इज
अपना नाम परिचय, क्योंकि वहाँ पर कोडिंग चलती है तो वहाँ पर नाम और रोल नंबर बिल्कुल आइडेंटिटी शो करने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पर एक्स बन करके गए हैं, एक्स बन कर ही आपको बाहर आना है। तो आप केवल इंट्रोडक्शन में भी आपको नाम बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। नाम आपने बोल दिया तो वहाँ बिल्कुल नाम नहीं लेना। अगर मान लीजिए आपसे कह दिया कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तब आप बता सकते हैं, क्योंकि अगर कोडिंग रहेगी तो ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, कोडिंग रहेगी तो ऐसा नहीं कर सकते। मान लीजिए क्वालिफिकेशन वगैरह। हाँ, क्वालिफिकेशन में अगर जैसे आप जाएंगे इंट्रो के लिए कहेंगे तो इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही, जैसे जब आप बैठेंगे तो आपसे कहेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उससे पहले दो बातें ध्यान देनी है जी। क्या कि आप कोडिंग के तहत गए हैं या आपकी पर्सनल प्रोफाइल उनके सामने पेज पे रखी है, ऑलरेडी रखी है। मैं सर अगर अपना अनुभव मैं अगर अपना अनुभव बताऊं सर, तो ये केस केवल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में हुआ था। अच्छा, उत्तराखंड में मेरा नाम, पता, क्वालिफिकेशन सब उनके सामने था, तो उन्होंने सीधा नाम लिया, आपका नेम है, मतलब योर नेम इज दिस, आपने ये क्वालिफाई किया, ये क्वालिफाई किया, ये क्वालिफाई किया, सारी क्वालिफिकेशन उन्होंने बताया। अच्छा, तो मुझे इंट्रो ऐसा ही था कहाँ, यूपी ना यूपी में नहीं था, नहीं ना आपने वहां पर, इन्होंने बिल्कुल मेरी प्रोफाइल थी ना नहीं होगी सर, ना प्रोफाइल हो ही नहीं सकती सर। अच्छा, कोडिंग गई थी आपकी, कोडिंग जाती है। उन्होंने कुछ कहा था कि आपने ये यहाँ से कंप्लीट किया। हाँ, मुझे अब मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, उसमें नहीं सर, मैं बता रहा हूँ। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, इंस्टीट्यूशन जहां पर प्रेजेंटली आप काम कर रहे हैं, ये सब हाइड रखा जाता है। केवल जाता क्या है, आपने बीए में किस ईयर में किया, परसेंटेज कितना है, वो लिख करके अलग से जाता है। अच्छा, मतलब उसमें आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, छुपी होती है। केवल ये पता होता है आपने बीए इस साल में किया, एमए इस साल में किया, नेट इस साल में किया, कितने परसेंटेज थे, यही कुछ है। हाँ बस, बाकी उसमें ये कभी नहीं जाए, अंकित साहू राजवीर कभी नहीं जाएगा। उन्होंने नहीं ये नहीं जाएगा। उन्होंने ये पूछा था मुझसे कि ये आपका गैप क्यों है। हाँ, गैप एक्चुअली वो गैप ये था कि मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद बीएड, सो 1 ईयर गैप। सो उन्होंने पूछा कि ये गैप क्यों था। तो सर मैं बता दूं, तो केवल कोडिंग में ये चीज जा सकती है। कोडिंग में वही प्रोफाइल आपकी जाएगी जिससे कि आपकी आइडेंटिटी पे कोई इफेक्ट ना पड़े ना। और यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, हाँ, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आपकी पूरी प्रोफाइल जाती है, नाम, गांव, पता, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब जाता है। वहां पर ओपन सिलेक्शन है। अच्छा। लेकिन यहाँ पर कोडिंग सिलेक्शन है आयोग में। अच्छा, हाँ, तो आयोग में इस बात का ध्यान रखें, अपना नाम वाम नहीं लेना है आपको, क्योंकि वहां पर आपकी क्वालिफिकेशन जाएगी। पूछ लेते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो उस समय बिना नाम लिए इंट्रोड्यूस करिए। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन दिस ईयर, आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन दिस ईयर, आई हैव क्वालिफाइड नेट इन दिस ईयर, प्रेजेंटली राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस। अभी एक पॉइंट रहता है। तो हॉबीज के बारे में सर पूछते हैं कि बहुत कम पूछा जाता है। हॉबीज सर सिविल सर्विसेज में ज्यादा पूछा जाता है, टीचर्स में बहुत कम पूछा जाता है। हॉबीज में अगर आपको बताएंगे तो आप ज्यादातर बताएंगे कि रीडिंग, राइटिंग, टीचिंग, लर्निंग, इस तरह से चीजें बताएंगे। तो मुझे लगता है टीचर के लिए ज्यादा की बात आई तो फिर वो आपके ही लिटरेचर में आपके जाने वाले। इंटरव्यू सबसे बड़ी बात ये होती है, कभी कभी कहा जाता है इंटरव्यू ऐसे होता है कि वो आपसे नहीं पूछते हैं, आप उनसे पूछवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप आंसर ही ऐसे करेंगे, ऐसी बातें करेंगे कि वो उस एरिया की तरफ खींचते जाएंगे। और जब उस एरिया की तरफ वो खींचते जाएंगे तो उसी एरिया पे प्रश्न करेंगे और आप कॉन्फिडेंटली आंसर करेंगे। तो कभी कभी ये डिक्टो बोला जाता है कि डिक्टम बोला जाता है कि आप इंटरव्यू से, मतलब इंटरव्यू लेने वाले से जो पूछवाना चाहिए वो पूछवा सकते हैं, अगर आपके पास तरीका है तो इस बात का ध्यान रखेंगे। हॉबीज तो ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आप इंट्रोड्यूस अपने आप को उस तरह से नहीं करेंगे कि नाम, आइडेंटिटी अपनी शो नहीं करना है। हाँ, ये करेंगे कि आई एम गोइंग टू टीच यू, जब ब्लैक बोर्ड पे आएंगे पढ़ाने के लिए कहेंगे तो आई एम गोइंग टू टीच ऑन द टॉपिक दिस। अगर आप पढ़ाना चाहते हैं लिटरेचर से कोई पोएम, कोई नॉवेल या कोई एज पढ़ाना चाहते हैं, क्रिटिसिज्म का कोई टर्म पढ़ाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देंगे। जब आप उसका इंट्रोडक्शन देंगे और ब्लैक बोर्ड यहाँ पर डस्टर रखा रहेगा, चाक रखा रहेगा, चाक से डस्टर से आप इस तरह से लिखेंगे। और जब आप इस तरह से लिखेंगे 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। और एक बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जैसे एक हाथ से जब हम लिखते रहते हैं ब्लैक बोर्ड पे, तो जो अगला बायां हाथ है वो हमारे जेब में चला जाता है। ये बहुत ही गलत इंडिकेशन है। हमें इससे बचना है कि हमारा जो हाथ है वो हमारे जेब में ना जाए, किसी भी ना, हाथ आगे भी नहीं करना है, पीछे भी नहीं करना है, सावधान मुद्रा में खड़े होना है। आप यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखेंगे,
और अगर बुक का नाम लिख रहे हैं, जैसे हैमलेट लिख रहे हैं तो हैमलेट को अंडरलाइन करेंगे। टॉपिक का नाम लिखने के बाद आप 1-2 मिनट बच्चों को इंट्रोडक्शन देंगे टॉपिक के बारे में। जैसे कोई पोएम W.B. येट्स की आप द सेकंड कमिंग पढ़ा रहे हैं तो द सेकंड कमिंग का इंट्रोडक्शन देंगे, किस एज में लिखी गई, क्यों लिखी गई, आफ्टर वर्ल्ड वार लिखी गई तो उस समय सिचुएशन सोसाइटी की क्या थी, क्यों जरूरत पड़ गई इस पोएम को लिखने की, ऐसी जरूरत क्यों पड़ गई। स्पिरिटस मुंडी की जो इमेज है नरसिंह अवतार को जो बताता है, तो नरसिंह अवतार का जो इन्फ्लुएंस है इनके दिमाग में कैसे आया, कहाँ से इन्होंने सीख लिया। तो आप सभी जानते हैं उपनिषद से बहुत प्रभावित थे, तो उपनिषद से बहुत सारी इमेज को ये खींचते हैं। तो एक इंट्रोडक्शन ओवरव्यू देंगे कि पोयम का सिर्फ लाइन ही नहीं पढ़े हैं आप, पोयम के बारे में जानते हैं, क्यों पोयम क्रिएट की गई ये भी जानते हैं, किस सिचुएशन में इस पोयम को क्रिएट किया गया ये भी जानते हैं। तो इतना जैसे ही आप बोलेंगे, आपका ये एंगल देखेंगे, हाथ देखेंगे और चाक चलाने का तरीका, डस्टर रखने का तरीका, फेस करने का तरीका, इतने में ही आपको रिकॉल कर लेंगे चेयर पे। बहुत ज्यादा आपसे नहीं पूछेंगे, इसलिए इन शॉर्ट आपको पूरा ये मैनर टीचिंग का बिल्कुल जो मेथड है, जैसे मान लीजिए भैया हमारा बोर्ड है, बिल्कुल, तो बोर्ड पर जैसे मान लीजिए हमें कुछ चीज जो पढ़ानी है, हाँ आप किस तरह से आ रहे हैं, हाथ आपका किधर है, बिल्कुल, हाथ जेब में नहीं जाना चाहिए, एंगल आपका इस तरह से होना चाहिए, आप इस तरह से लिखेंगे और लिखते हुए आप इस तरह से बढ़ेंगे और लिखते वक्त ये ध्यान रखेंगे आपकी बॉडी से पूरा ब्लैक बोर्ड कवर ना दिखे, कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। जी। तो कोशिश करेंगे कि आप जितना लंबा हाथ करके लिख पाएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो लेटर्स हैं यहाँ पर वो विजिबल होने चाहिए किसको, स्टूडेंट को। आप कवर अप नहीं करें, कवर अप करने से होगा कि बच्चों को बार बार समझने में क्या होगी, दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। अच्छा, बोर्ड वगैरह पे कोई आपको डेट या कुछ भी डालने की जरूरत नहीं होती है ना? फिलहाल तो सर ऐसी नहीं होती है, लेकिन अगर डेट वहां पर अमूमन पड़ा होता है, बहुत सारे इंटरव्यू में हमने देखा है वहां पर डेट पड़ा होता है जी। अगर नहीं पड़ा है तो आप डाल सकते हैं, ये एक अच्छा मैनर ही दिखाएगा, उसमें कोई गलत बात नहीं है। टॉपिक आप डाल दीजिए। हाँ, टॉपिक आपको लिखना होगा। और इंटरव्यू जब वो आपको रिकॉल करेंगे कि यू मे टेक योर चेयर बैक, आप जाने से पहले सबसे जरूरी जो बात है, डस्टर को उठाएंगे, जो आपने लिखा है उसको बिल्कुल मिटाएंगे, मिटा के डस्टर जहां रखा था वहां प्रॉपर रखेंगे, फिर आप आएंगे। आप लिखा हुआ छोड़ के बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि ये टीचिंग लर्निंग मेथड में पढ़ाया भी जाता है कि आपका लिखा हुआ कोई दूसरा नहीं मिटाएगा, आपको ही मिटाना है। तो इस बात का बेहद ध्यान रखेंगे, वहां मार्कर रखा रहेगा जी। और इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपसे ये मिस्टेक ना हो। इन शॉर्ट अगर आप पेशेंस से काम लेते हैं, बिल्कुल पेशेंस से काम लेते हैं, नहीं करते, बहुत जल्दबाजी आ जाइए तो फटाफट आप नहीं दौड़ करके वहां आप सभ्रांत तरीके से आएंगे और सभ्रांत तरीके से जाएंगे, धीरे आराम से फेस करेंगे, बैठेंगे, और जिसमें आपको ये ना दिखाए कि बहुत हड़बड़ाहट में, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी। तो मुझे लगता है यही ठीक है। बाकी सर अच्छा सर, अभी एक और मेन पॉइंट है, दैट इज पर्टिकुलर रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स। सर क्या तैयार करें, क्योंकि देखिए लिटरेचर अपने आप में एक समंदर है, और क्या तैयार करें, क्या एग्जामिनर पूछ सकता है। तो देखो, ये मैंने तो हमेशा एक बात ये कही है कि जो आपने सिलेबस पढ़ा है, आपका नॉलेज तो ऐसे है ही, उसमें आपने एग्जाम भी क्रैक कर लिया है। बिल्कुल, मोस्टली जो आपसे इंटरव्यू में पूछी जाने वाली चीजें हैं तो 2-4 कोई पूछी जा सकती हैं, और कहो सब्जेक्ट से पूछे ना पूछे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए अगर पूछते हैं तो क्या चीज हम किस तरह से तैयार करें, है ना, किस तरह से किन चीजों का ध्यान रखें, कौन टॉपिक तैयार करें, पढ़ाने के लिए क्या टॉपिक तैयार कर लें, और अगर पूछते हैं तो वो क्या एक्सपेक्टेड पूछ सकते हैं। वैसे देखिए, एक बात तो है कि एक्सपेक्टेड में कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल है ना, लेकिन फिर भी आप उसमें कुछ मार्गदर्शन दीजिए, आउटलाइन, कि क्या किया जाए। मुझे लगता है कि इस बात में, इस मामले में थोड़ा सा भाग्य भी बहुत कुछ डिसाइड करता है, इसलिए कि अगर इंग्लिश के लिए 2 बोर्ड बनाए गए हैं जी, एक बोर्ड में ऐसे चेयरपर्सन है जिनको ग्रामर बहुत रुचि है, एक में ऐसे हैं जिनको लिटरेचर बहुत रुचि है, तो उसमें आपको ताश के पत्ते की तरह फेंट दिया जाएगा सर, और आप किस बोर्ड में पढ़ेंगे ये आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो ये आपके भाग्य पे है कि आप किस बोर्ड में पढ़ जाते हैं। एक बात, जब बोर्ड में आप पढ़ ही गए हैं तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक टॉपिक पढ़ाने के लिए लिटरेचर में अच्छा तैयार रखिए, एक टॉपिक ग्रामर में अच्छा तैयार करिए। पढ़ाने के लिए 2 टॉपिक,
एक लिटरेचर में एक ग्रामर में। क्यों? क्योंकि वो आपसे ये बिल्कुल कह सकते हैं, ये नहीं कहेंगे कि आप ये पढ़ाइए, लेकिन ये कहेंगे लिटरेचर में आप कुछ पढ़ाइए या ग्रामर में आप कुछ पढ़ाइए, या ग्रामर में आप कुछ पढ़ाइए। अब मान लीजिए आप ही टॉपिक तैयार करना चाहिए 2-4। सर अगर आपके पास समय है, आप कॉन्फिडेंट हैं तो 2 भी कर सकते हैं। एक पढ़ाने के लिए आपकी रुचि के अनुसार कहेंगे, आप एक ही पढ़ा सकते हैं, हमेशा आपकी ही रुचि से बोलेंगे। तो लिटरेचर में 1 टॉपिक या 2 टॉपिक, ग्रामर में 1 टॉपिक या 2 टॉपिक, दोनों एरिया में आपके 1-1 टॉपिक तैयार होने चाहिए कि जिससे कि आप ग्रामर में तैयार करके गए, उन्होंने कहा आप लिटरेचर पढ़ाइए तो आप इवन लिख करके प्रैक्टिस भी कर लेना चाहिए कि किस तरह से हम पढ़ाएंगे। बिल्कुल किस तरह से पढ़ाएंगे। 2-4 बार आप चाहें तो अपने घर के बच्चों के सामने, नहीं भी है बोर्ड तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आप दर्पण में प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैमरे में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बच्चों से रिकॉर्डिंग करा करके खुद को फेस कर सकते हैं कि खुद को हम कैसे दिख रहे हैं। मोबाइल भी है, एंड्रॉइड आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो एक टॉपिक दोनों एरिया से आप बेहतर तैयार करके जाएंगे, और जब वो पढ़ाने के लिए आपसे कहेंगे तो आप उन्हीं टॉपिक को आसानी से पढ़ा सकते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, आप जब तैयारी करेंगे ना, 1 घंटा के लिए तैयारी नहीं करेंगे कि हम 1 घंटा पढ़ाएंगे तो ये इंप्रेशन जमेगा। बिल्कुल गलत बात है। आपको इंप्रेशन 2 मिनट जमाना है। 2 मिनट में आप वैसी चीजें उतने में रिकॉल कर लेते हैं। कभी आज तक हुआ और आप नहीं अपने पूरे फुल माइनर सही रखिए। और कभी आज तक हुआ नहीं कि 1 मिनट से ज्यादा पढ़ाने को कहे हूं, कभी नहीं, नेवर। क्योंकि उनके पास मुझे पढ़ाने के लिए दिया गया था मेटाफिजिकल, बोले थे आप जो मन में आपको पढ़ाना हो। तो मैंने मेटाफिजिकल पढ़ाया था और मैक्सिमम 1 मिनट हुआ होगा, मैंने लिखा और थोड़ा सा बोला, फिर उन्होंने कहा, उसके बाद तो रिकॉल कर लिया होगा। उन्होंने कहा कि आ जाइए। मैं भी जितना बार पढ़ाया हूँ तो मुझे 1 मिनट ही बोले हैं। 1 मिनट से बहुत रेयर हुआ होगा कि कभी ज्यादा गया, मुझे याद भी नहीं कि ज्यादा गया। वो मुझे ऐसा मतलब ये भी रियलाइज हुआ कि वो ये देखना चाहते हैं कॉन्फिडेंट है और किस तरह से जाकर के खड़ा हो गया, ऐसे खड़ा हो गया बस, और या फिर वो अपने उस साइड से कुछ इस तरह से खड़ा है कि भी मैं ये बिल्कुल क्योंकि उस चीज को वो नोटिस बहुत बार ये देखा जाता है ना, जैसे पॉकेट में हाथ है या नहीं। क्योंकि कुछ टीचर्स के ऊपर कमेंट भी किया गया कि जाते हैं तो जैसे कभी कभी क्लास में भी पढ़ाते वक्त अधिकारियों की तरह पढ़ाते हैं, ठीक है ना, एकदम टाइट होकर के जेब में हाथ डाल करके, इस तरह से लगता है कि कोई रौबदार पर्सनैलिटी। टीचर कोई रौबदार पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं है। हम वहाँ पर गए हैं बच्चों को सिविलाइज्ड बनाने, उनको हीरो बनाने नहीं गए, जो एक सिंपल भाषा में कहा जाए। तो हमें उस तरह से ही पेश आना है। तो एक टॉपिक दोनों एरिया पर है, जिससे कि ग्रामर पर गए ग्रामर पढ़ाइए, लिटरेचर पर गए लिटरेचर पढ़ाइए। बिल्कुल। और रही बात इंग्लिश लिटरेचर में, जैसे सर ने प्रश्न किया था कि एक समंदर है तो उसमें क्या तैयार किया जाए क्या ना तैयार किया जाए, उसका पहली बात तो कोई सिलेबस भी नहीं है। ये सबसे पहले अगर सिंपल एक लाइन में कहूँ तो ये आपके भाग्य पे है कि उनके दिमाग में क्या प्रश्न अचानक से आ गया। और मान लो वो सेट करके बैठे हो कि चौथे कैंडिडेट से मुझे लिटरेचर के इस एरिया पे पूछना हो और आप चौथे कैंडिडेट ही निकले। ये भी होता है। पहले जैसे बोर्ड शुरू हुआ 10 बजे इंटरव्यू लेना शुरू हुआ तो रात भर कई सारे कैंडिडेट मतलब कि एक्सपर्ट ऐसे होते हैं जो इंग्लिश से नहीं होते। होम साइंस का कोई प्रोफेसर बैठा है, हिंदी का कोई प्रोफेसर बैठा है, चेयरपर्सन बन के, चूंकि लोक सेवा आयोग का मेंबर है वो, जी तो बैठा है। अब उसको भी अंग्रेजी में प्रश्न करना है तो क्या करता है, अपने परिचितों से वो क्वेश्चन नोट कराया रहता है डायरी में। तो रात में नोट कराया रहता है, सुबह आ करके आपके सामने धीरे से पन्ना खोलता है, उसमें देखता है पहले कैंडिडेट से 2, ऊपर के 2, फिर नीचे वाले 2, फिर उससे बाद वाले 2। तो अब आपके भाग्य में है को कौन सा प्रश्न आ गया। एक्सपर्ट जो अंग्रेजी वाले आते हैं उनको रटने की जरूरत है नहीं, उनका एरिया है। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी कोई इंटरव्यू दे करके गया हो और उससे कोई क्वेश्चन किया गया हो और 4-5 के बाद कोई दूसरा कैंडिडेट आ गया और उन्होंने वही प्रश्न कर दिया। बिल्कुल पूछ सकते हैं। या कभी कभी पहले वाले आंसर नहीं करे रहते हैं, सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है तो उसके बाद वालों चलो इससे भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर ले लिया, लेकिन तत्काल बाद से तुरंत रिपीट नहीं करते। इसलिए बाहर जैसे इंटरव्यू देने के बाद जब आप बाहर जाते हैं ना तो सारे लोग आपसे पूछते हैं घेर घेर के क्या पूछा, तो आप शेयर करते हैं ये प्रश्न पूछा। सबसे गंदी बात ये है ना कि लोग उसे गूगल करने लगते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात रहती है, गूगल इसलिए करने लगते हैं मुझसे भी यही पूछा जाए जबकि आपसे पूछा ही नहीं जाए। अच्छा सर, एक और इंटरेस्टिंग बात है जो मैंने नोटिस करी है, वैसे आपका तो बड़ा एक्सपीरियंस है। मैंने ये नोटिस किया कि जैसे इंटरव्यू में जाओ तो जो आप वर्ड्स बोलते हैं या वर्क्स को कोट करते हैं या किसी राइटर लाइंस को कोट करते हैं, अगला प्रश्न उनका वहीं से है। क्या कहते हैं? बिल्कुल सर। मैं आपसे अभी कुछ समय पहले बोला था कि जो प्रश्न करने वाला है
वो आप उससे कौन सा प्रश्न करवाना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल भी ऐसी लाइन, ऐसे क्रिटिक का नाम, ऐसे पोइट का नाम, ऐसे पोयम, रचना, वर्क्स और नॉवेल, ड्रामा का नाम बिल्कुल ना लें जिनका आंसर करने से आप घबराएं। आप वही बोलें जिस सेंटेंस के हर शब्द पे आपको नॉलेज हो कि अगर इस पे क्रॉस क्वेश्चन आएगा तो क्रॉस क्वेश्चन का आंसर हम बिल्कुल बेहतर ढंग से टैकल कर लेंगे। क्योंकि सर होता यह है ना कि जैसे एक एक्सपर्ट आपसे प्रश्न करता है, आप आंसर करना शुरू करते हैं, उसी में से बगल वाला एक्सपर्ट लूप होल खोज लेता है, और जैसे ही आप बंद होते हैं ना, अगला एक्सपर्ट आपसे उसी प्रश्न करता है, आपने अभी ये बोला तो इस पे क्या आपकी राय है, जरा इस पे बताइए। तो अगर आप वही बोले हैं जो आपको बेहतर आता था तो आप उसका आंसर बेहतर कर ले जाएंगे। अब कुछ ऐसा बोल दिए हैं जिसका आंसर आपको बहुत बेहतर नहीं पता। ऐसे एक दो उदाहरण मेरे साथ हुए हैं, तो बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं तो बहुत सारी जगह गड़बड़ियां भी हुई होंगी। तो एक दो लाइन हम जोश जोश में क्रिटिक की बड़ी लाइन बोल दिए, अब कहना है इसको जस्टिफाई करिए, जस्टिफाई किए लेकिन सेटिस्फाई नहीं कर पाए, जस्टिफाई किए लेकिन सेटिस्फाई नहीं कर पाए, और वही चीज जरूरी है। अब लेकिन चूंकि बोले थे इंप्रेशन के लिए, इंप्रेशन बन गया, जस्टिफाई करो। अब जस्टिफाई भी किए लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुए, इसलिए नहीं हुए कि हमें और लेवल पर जाकर के उनको समझाना था। उनका एक शायद उसके लिए एक लंबा अनुभव, एक लंबा अनुभव, शायद उसके लिए मेरे पास उतना समय भी नहीं था। मैं अगर जस्टिफाई करता तो 5 मिनट चाहिए, और वो इंटरव्यू के लिए उतना प्रॉपर टाइम एक प्रश्न के लिए होता नहीं, क्योंकि उनके पास 10 प्रश्न है, 10 के आंसर करने हैं, एक ही प्रश्न में सारा इंटरव्यू तो हो नहीं सकता जी। तो मुझे लगता है कि आप बहुत सधा हुआ बोलेंगे, ब्लफ बिल्कुल नहीं करेंगे, इधर उधर बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप उतना ही बोलेंगे जितना आपको पता है। अगर हाँ आपको लगता है कि हमें कुछ चीजें नहीं पता है, लेकिन इस कोटेशन को, इस वर्क को, इस क्रिटिक को बोलना इंपॉर्टेंट है, बिना बोले हमारा आंसर ही पूरा नहीं होगा, तो आंसर के लिए आपको वो बोलना जरूरी है। ये नहीं कि अब इसके बारे में नहीं जानते तो कैसे बोलें, आपका आंसर ही खराब हो जाए। तो आप निरुत्तर होने से अच्छा है कि उत्तर उसके बारे में बोल लीजिए। तो ये है थोड़ा सा बचा। अगर कोई लिटरेरी फिगर है, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं मेटाफिजिकल के बारे में, ले लेते हैं, तो जब हम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को अगर कोट करते हैं, बिल्कुल, तो ये एक्सपेक्टेड है कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, क्योंकि वो एक लिटरेरी फिगर है, बिल्कुल, बहुत यहाँ पर आप बिल्कुल आंसर करें। और मेटाफिजिकल कंसीट के बारे में उनकी बहुत फेमस लाइन है, टू हेटेरोजीनियस आइडियाज वायलेंटली यॉक्ड टुगेदर। जी। तो इसका क्या अर्थ है? हेटेरोजीनियस आइडियाज क्या हैं? कैसे हेटेरोजीनियस आइडियाज हो गए? एक्चुअली में हेटेरोजीनियस आइडियाज ही थे जिनको वायलेंटली यॉक्ड टुगेदर कहा, तभी तो कंसीट बना, अदरवाइज कंसीट ही नहीं था। जी। तो अब सबसे बड़ी बात है कि अगर उन्होंने ये लाइन बोली, आपने इंप्रेशन के लिए ये लाइन तड़ाक से बोल दी, बहुत अच्छा लगा। क्या लाइन, हेटेरोजीनियस क्या है? सबसे बड़ी बात, अगर ये लाइन बोली डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, किस रचना में बोली, किस वर्क में बोली, जी, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात, मेटाफिजिकल पोइट्री सर ने जैसा कि कहा, तो इस पे ध्यान है, मेटाफिजिकल पोइट्री या मेटाफिजिकल पोइट्स कौन सा टर्म उन्होंने दिया था, आपको ये एक्चुअल में क्लियर होना चाहिए। मेटाफिजिकल पोइट्स उन्होंने टर्म दिया था, और किस रचना में दिया था? लाइफ ऑफ कावली। जी। तो इस बात का ध्यान देंगे कि लाइफ ऑफ कावली उनकी एक रचना, मतलब लाइफ जो पोइट्स है उसमें 52 पोइट्स के बारे में उन्होंने, राइटर्स के बारे में बात किया है। तो उस 52 में आप कावली के बारे में भी बात की है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, तो उसमें उन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्स लिखा है। इसके बाद इसके पहले ये कहाँ से प्रभावित थे? जॉन ड्राइडन से प्रभावित थे। जॉन ड्राइडन ने क्या किया था, क्या कहा था? डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स टर्म डन ने दिया था, मेटाफिजिकल पोइट्स डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने दिया था। तो मेटाफिजिकल पोइट्री पे, हाँ, तो दोनों टर्म और दोनों क्रिटिक के बारे में थोड़ा सा ये आप बैकग्राउंड जानते रहेंगे, जिससे आप थोड़ा सा जस्टिफाई कर ले जाएं। इसके आगे वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। जी। हेटेरोजीनियस आइडियाज कैसे थे? क्योंकि देखिए यहाँ पर जिसका आप नाम ले रहे हैं वो भी लिटरेरी पर्सनालिटी है ना, और बहुत बड़े फिगर है, तो उनके लिए दूसरा प्रश्न तुरंत बन जाता है ना। और अगर कोई ऐसा नाम आ जाता है कि वो कोई इन जनरल है, तो वहां पर प्रश्न नहीं बन पाता, मेरा मतलब, और जहां तक मानना है बिल्कुल। और लाइफ ऑफ कावली, कावली कौन थे? अब्राहम कावली, आप जानते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स में, और एंड्रू मार्वेल थे, टू हिज क्वायर मिस्ट्रेस, उनकी हाँ, अब जैसे वहां से वो मेटाफिजिकल से इस पे कूद जाएंगे, और एंड्रू मार्वेल पे जाएंगे, एंड्रू मार्वेल पे टू हिज क्वायर मिस्ट्रेस इतनी फेमस रचना है, कौन सा डिवाइस यूज कर दिया वहां। और जॉन डन के बारे में दो तीन हेटेरोजीनियस आइडियाज के लिए आप एग्जांपल सेट रखिए, जैसे कंपास वाली लाइन जो है वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में है, सनराइजिंग पोएम से आप ले लीजिए, जो लवर और बिलीवर को हेमिस्फीयर से तुलना करते हैं। जी। तो
आपके पास एग्जाम्पल भी होने चाहिए। द फ्ली पोयम में मैरिज बेड से तुलना करते हैं बॉडी ऑफ फ्ली की। तो ये सब एग्जाम्पल्स मेटाफिजिकल में आपको पता होने चाहिए। मेटाफिजिकल पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्स को लेकर के क्या भ्रांतियाँ थी, क्या दृष्टिकोण था, किसने जॉन डन को कैनन में शामिल किया, इट वाज बिकॉज ऑफ टी.एस. एलियट। तो ये सब बातें थोड़ा थोड़ा बिल्कुल कनेक्टिविटी में सारी चीजें होनी चाहिए और जो टॉपिक आ जाता है वो कनेक्टिविटी में रहनी चाहिए। देखिए आपने ये एक बात तो समझ ली कि सर सिलेबस नहीं है और क्या पढ़ना है, कह सकते हैं कि हाँ सब कुछ पढ़ना है, और सब कुछ पढ़ने के साथ साथ आप जो रिटन का एग्जाम दिए होंगे 2-3 घंटे का दिए होंगे, यहाँ आपके पास 10 मिनट का परीक्षा है बस। और 10 मिनट में ही पता चल जाना है कि आप योग्य कैंडिडेट हैं बस। और या योग्य सबसे बड़ी बात है उनको भी पता है कि हर प्रश्न का आंसर नहीं दिया जा सकता, कोई एक कैंडिडेट बिल्कुल नहीं दे सकता। प्रश्न का मान लीजिए आंसर नहीं आ रहा है तो हम किस तरह से, सर अगर एकदम फ्लैट हैं, आप पता ही नहीं है कि किस एरिया से क्या प्रश्न आ गया, दे ही नहीं सकते, सिंपली सॉरी जी, उसमें ब्लफ बिल्कुल नहीं करेंगे, जबरदस्ती आंसर करने का प्रयास एकदम नहीं करेंगे, उससे इंटरव्यू खराब होता है। और खराब होने के साथ साथ सबसे मैं आपको बताऊं, अगर आप ब्लफ करते हैं, बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करते हैं, तो सामने वाला ईगो पे ले लेता है, गुस्सा थोड़ा उसे आता है। सर ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि सामने वाला ये मानता है कि आप हम इतने अनुभवी हैं और आप हमें ही चारा दे रहे हैं, तो ये ठीक नहीं लगता। उन्हें गुस्सा देने से अच्छा सिंपली आप सॉरी बोलिए और बस। और हर प्रश्न का उनका अगला प्रश्न है तो हर प्रश्न का आंसर नहीं दिया जा सकता। साथ ही साथ 4-6 अधिकारी जो आपके सामने बैठे हैं, सबके प्रश्न का आंसर नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल आप अकेले हैं, वो 4-5 मिलके हैं, कई माइंड, और एक प्रश्न का आंसर में ही वो क्रॉस क्वेश्चन खोजते हैं, बहुत सारे प्रश्न करते रहते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते रहते हैं, तो सबका आंसर आपके लिए मुनासिब नहीं है। तो थोड़ा सा इस चीज़ के बचाएंगे अपने आप को कि हम ब्लफ ना करें, इधर उधर ना बात करें जी, उतना ही कम बोलें, लेकिन सधा हुआ थोड़ा सा बोलें। सो देखिए आपने ओवरऑल प्रदीप सर के तमाम सारे अनुभवों को जाना और प्रदीप सर ने बहुत सारी बातें कही। मैं चाहूँगा कि एक बार बिल्कुल शॉर्ट में समराइज करके 5 मिनट 10 मिनट में जो भी प्रदीप सर कहना चाहें, पूरा का मतलब शुरू से लेकर के ड्रेसिंग से लेकर के एंड तक, कि आप उस चीज़ को बिल्कुल समझ जाओ इन शॉर्ट में भी, क्योंकि वीडियो हमारा एंड होगा यहाँ पर आगे चल के, तो मैं चाहता हूँ कि वो सब बता दें आपको। तो ड्रेस से लेकर के एंट्री और सब कुछ 5 मिनट में एक बार कह देते हैं। जी अंकित सर, बहुत सारी बातें हो भी गई हैं और कुछ ऐसी भी बातें होंगी जो हो सकता है कि छूट भी जाएं, तो चाहेंगे कमेंट बॉक्स में नीचे वो लिखें तो अगर हो लिख भी सकते हैं, और मुझे लगता है उन सब के आंसर भी आपको समझ में आ ही जाएंगे, और कुछ चीज़ जो अनआंसर्ड रह गई है बातें, वो आंसर्ड बातों में ही निकल के आ जाएंगी। आप कनेक्टिंग पॉइंट्स जब रखेंगे तो आपको लगेगा इसका आंसर ये हो जाएगा। कुछ भी ऐसी नई बात नहीं हुई है कि जो बिल्कुल अनयूजुअल हो, यूजुअल बातें ही हैं जो आप सुनते आए हैं, जो आप महसूस करते आए हैं। सबसे पहले इंटरव्यू के लिए आप लोग जा रहे हैं, उसके लिए आपको शुभकामना, और ईश्वर चाहेंगे तो आप बहुत जल्द ही जिस पद के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और अंकित सर के चैनल के माध्यम से हम आपको शुभकामना प्रेषित करते हैं सभी एस्पिरेंट्स के लिए कि जल्दी से जल्दी आप सफल हों, चयनित हों, जाएं और बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनका भविष्य बनाएं। आप अपने लिए अपना भविष्य निर्माण नहीं कर रहे हैं, हम आपके भविष्य में हजारों बच्चों का भविष्य देख रहे हैं जी। 40 साल, 35 साल, 30 साल, 25 साल जो भी आप सर्विस करेंगे, उतनी पीढ़ियों को आप तराशेंगे। तो एक मोरालिटी ग्राउंड तो हमारे दिल दिमाग में होना ही चाहिए कि अगर हम जा रहे हैं तो हम ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे, जिस प्लेटफॉर्म पे हम थे उस प्लेटफॉर्म पे आज बच्चे हैं, उनको हम पढ़ाएंगे, आगे जाएंगे। तो ये एक यात्रा है और वो यात्रा सुनहरी हो, फलदायी हो, ईश्वर से यही कामना है। अपने आप को आत्मविश्वास से भरे रखें, बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ जाइए, एनर्जेटिक जाइए, लोगों से डिस्कशन करते रहें जो आपके पीयर ग्रुप जो भी हैं, जो आपके साथ के लोग जो उस इंटरव्यू के लिए खास करके तैयारी कर रहे हों। डिफरेंट एरियाज आप बांट सकते हैं, आप ये तैयार करके आइए, आप ये तैयार करके आइए, आप ये तैयार करके आइए, और सभी लोग मिल बांट कर उस पर क्रॉस क्वेश्चन करिए। क्रॉस क्वेश्चन करके उस सभी प्रश्नों के आंसर करने की कोशिश करिए, फेस करने की कोशिश करिए, और ड्रेस पे जो बात हुई उस पर रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आत्मविश्वास के साथ जाइए आयोग, और वेटिंग हॉल में बहुत ज़्यादा फ़ोन से इधर उधर की चीज़ें सर्च करके बहुत तैयारी करने का परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना आपको,
और बहुत नए मटेरियल्स को वहाँ नहीं पढ़ना है, किसी को कॉपी नहीं करना है, किसी पे इम्प्रेशन नहीं जमाना है जी, सिंपली बैठे रहना है शांत। जो टॉपिक आपको पढ़ाना है उसे प्रैक्टिस करके ही वो प्रैक्टिस आप हमेशा करते रहते हैं। मेंटली आप तैयार होते रहेंगे कि हम कैसे जाना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे ही आपको कॉल किया जाए आप मे आई कम इन पूछ करके जाएं, वहाँ पर जितने भी हैं सबसे आई कांटेक्ट प्रॉपर बनाएं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून करें जी। फिर आप चेयर के पास खड़े हुए, वो बैठने के लिए आपको कहेंगे यू मे टेक योर सीट, आप थैंक यू बोल के बैठेंगे। सिंपल साधारण सावधान मुद्रा में आप बैठेंगे, ना ज्यादा मुस्कुराते हुए और ना ज्यादा गंभीर हो टेंशन में कि भैया हम तो इंटरव्यू में फंसे हुए। बिल्कुल बिल्कुल फंसे नहीं है आप। आप एक्चुअली में अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, वो हम सबका मौलिक अधिकार है। और सर ये समझिए कि वो 5 मिनट पूरी जिंदगी को डिसाइड करने वाले, तो उन 5 मिनट को मतलब आप अपने अमूल्य क्षण में लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल पॉजिटिव लेकर के। और हाँ, न ज्यादा मुस्कुराइए, न ज्यादा वो कीजिए। पहले आप माइंड में एक चीज बैठा लीजिए, वो आपको सिलेक्ट करने के लिए वहां बैठे हैं, रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे। बस वो आपको इंटरव्यू शुरू होने से पहले भी शुभकामना देते हैं, इंटरव्यू खत्म होने के बाद आपको ऑल द बेस्ट बोलते हैं। ये सबसे पॉजिटिव बात होती है इंटरव्यू की जी। और जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप वो जो प्रश्न कर रहे हैं आप वही आंसर करिए। ऐसे प्रश्न जिनका कोई आंसर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, आप सिंपली सॉरी बोलेंगे। और मीडियम वही यूज कीजिए जो मीडियम वही जो वो यूज करें, जिस लैंग्वेज में वो बात करें उसी लैंग्वेज में आप आंसर करिए और टू द पॉइंट आंसर करने का प्रयास करिए। बहुत लंबा आंसर खींचेंगे तो उनको ये होता है कि उनके प्रश्न का आंसर नहीं मिलता है और आपका समय खत्म हो जाता है जी। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम निकल करके आती है कि उनके प्रश्न का आंसर भी नहीं दे पाते हैं और आप अपना समय भी किल कर लेते हैं। तो उतना ही दें जितना वो चाहते हैं जी। आपका समय बचेगा तो और भी लोग पूछेंगे। 5 से 10 मिनट 12 मिनट आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू जाएगा, बहुत अच्छा तो 15 मिनट। अच्छा सर, क्या इसका कोई पैमाना है कि हम मान लें कि हमारा इंटरव्यू सक्सेसफुल रहा, क्या हम ऐसा गेस कर सकते हैं क्या इंटरव्यू? बिल्कुल सर, गेस किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि अगर मैं अपना 1-2 अनुभव बताऊं, हायर में जिस तरह से मैंने आंसर किया था, बोर्ड के सारे मेंबर बहुत प्रसन्न थे। अच्छा। और उन्होंने शुभकामना नहीं आशीर्वाद दिया था जी जी। और मुझे इंटरव्यू में सर मैक्सिमम मिले जी। इंटरव्यू में मैक्सिमम मिले, जितने मिल सकते थे उतने मिले। और जीडीसी में भी जब मैं गया तो बड़ा पॉजिटिव माहौल था। ग्रामर से उन्होंने प्रश्न किए सारे आंसर, लिटरेचर से प्रश्न किए सारे आंसर, 1 या 2 प्रश्न में रुके थे जी जी। उसमें भी बहुत अच्छा नंबर मिला। हरियाणा में भी लगभग आंसर किए थे। तो 1-2 में उत्तराखंड में थोड़ा सा कम अच्छा गया था। इंटरव्यू समझ में आ जाता है बेसिकली उनके एक्सप्रेशन से, उनके व्यवहार से और आपके आंसर से आप कितने सेटिस्फाइड है। हाँ, अगर आपने टू द पॉइंट किया है और उनके फेशियल एक्सप्रेशन से तुरंत ही पता चलता रहता है कि हमारा आंसर सही जा रहा है कि नहीं। क्योंकि आप भी तो उस विषय के अध्येता हैं जी जी, उस विषय के पाठक हैं, आपको भी तो पता है कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शेक्सपियर के बारे में अगर हम कुछ सही बोल रहे हैं वाले हैं जिस पोजीशन पर वो बिल्कुल बैठे हैं, तो हमें भी पता होता है कि हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। अगर हम एकदम टू द पॉइंट बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, तो इंटरव्यू सही ही जा रहा है। उसमें ऐसा कुछ भी अनयूजुअल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है कि जो वो जान सकते हैं और आप नहीं जान सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि हाँ मेरा इंटरव्यू ठीक गया है, अच्छा गया है या थोड़ा एवरेज गया है। तो और मैं तो ऐसा कह ही नहीं सकता कि किसी का इंटरव्यू, कोई किसी को ये फील भी हो कि हमारा इंटरव्यू खराब गया है। मैं तो ये कह ही नहीं सकता हूँ, किसी का खराब ही नहीं जाएगा जी, सबका सही तो जाएगा। सबका सही जाएगा। मैं तो चैनल के माध्यम से, अंकित सर के माध्यम से तो कहूँगा कि इंटरव्यू सबका अच्छा जाने वाला है, किसी का बुरा नहीं जाने वाला है। और तो ध्यान देंगे। और कुछ लोग गेस्ट फैकल्टी भी होंगे वहाँ के, चूँकि मैं वहाँ चयनित भी रहा हूँ मध्य प्रदेश में, सीधी में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहा हूँ संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में। तो उस समय इंटरव्यू तो सर नहीं था, चुनाव की जल्दबाजी के चक्कर में सरकार ने इंटरव्यू हटा दिया था, तो मुझे इंटरव्यू मध्य प्रदेश में देने को नहीं मिला था डायरेक्ट। हाँ, रिटन पे सिलेक्शन हुआ था, पेपर भी इजी ही था, बहुत इजी था। तो जो गेस्ट फैकल्टी हैं उनसे अनुभव पूछा जाएगा, तो अपने अनुभव भी तैयार रखेंगे। चूँकि वहाँ गेस्ट फैकल्टी उसी कॉलेज में पढ़ाए हैं और उसी आयोग से उसी कॉलेज में वो परमानेंट सेवा देने जा रहे हैं, तो उनके अनुभव। और गेस्ट फैकल्टी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा कि आपने अभी तक क्या पढ़ाया। ये बात ध्यान रखें, गेस्ट फैकल्टी आपने अभी तक क्या पढ़ाया, किस टॉपिक को पढ़ाया, किस एरिया को पढ़ाया और किस एरिया को पढ़ाने में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है जी, आपकी रुचि किस एरिया में ज़्यादा थी। तो
अगर आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे कि पोइट्री है, ड्रामा है, नॉवेल है, तो एकदम तैयार करके बताइएगा भैया। अगर पोइट्री बता रहे हैं तो एकदम तैयार रहिएगा, पोइट्री जो आएगा झेल लेंगे। हाँ, या फिर आप पर्टिकुलर इंडिकेट कीजिए कि मैं ये इंटरेस्ट है, मतलब मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो अब मुझे पता ही नहीं है कि DRS क्या होता है, तो फिर हो गया। DRS कितने सेकंड के अंदर लिया जा सकता है? जी जी 15 सेकंड। वो पूछ देंगे कितने सेकंड का अंतराल होता है DRS के लिए, मुझे सेकंड ही नहीं पता। LBW के नियम क्या है जी, टाई ओवर हो जाता है, टाई ओवर के नियम क्या है। तो क्रिकेट का मतलब, क्रिकेट की बेसिक बातें सब हमको पता है। इंटरेस्ट है मतलब आप जानकारी रखते हैं। पोइट्री अगर आपने कह दिया कि मेरा इंटरेस्ट पोइट्री पे है, चूंकि आप गेस्ट फैकल्टी में पढ़ाए हैं, तो सीधी सी बात आप ये नहीं कह सकते मैं तो पढ़ाया ही नहीं था, ये तो कह ही नहीं सकते। आप पढ़ाए हैं कुछ ना कुछ, तो पोइट्री पढ़ाए हैं, तो अब फिर फर्दर प्रश्न उठता है, पोइट्री पढ़ाए, अच्छा गुड, वेरी गुड वेरी गुड। पोइट्री में फिर पूछेंगे कौन सी पोइट्री पढ़ाए, तब आप कहेंगे XYZ की किसी पोएट की डेफिनेशन बता डालो सर, उसमें घुसेंगे ही। हाँ। चूंकि अभी आपने शुरू कर दिया, अब आपने आग लगा दी है, बिल्कुल, अब बुझाने का काम वो करेंगे जी। आपके हाथ से जैसे आपने फायर कर दिया, बस आप शांत रहिए, वो प्रश्न करेंगे कौन सी पोइट्री पढ़ाते हैं, तो आपने कह दिया एलिजाबेथन पोइट्री, बस केवल एलिजाबेथन पढ़ाए, आप ये नहीं कर सकते। फिर कहेंगे विक्टोरियन पोइट्री भी पढ़ा दिए हैं, रोमांटिक पोइट्री पढ़ा दी है, तो पूछ देंगे विक्टोरियन पोइट्री और रोमांटिक पोइट्री में अंतर बता दीजिए, डिफरेंस ही कर दीजिए, सिमिलरिटी आप बता दीजिए, किस पोइट्री को आप ज्यादा लाइक करते हैं, क्यों लाइक करते हैं। जैसे आप कहे कि मैं रोमांटिक को ज्यादा लाइक करता हूँ, विक्टोरियन को कम। विक्टोरियन में ऐसा क्या है जो आपको नहीं पसंद है? पसंद नहीं है, वो भी पोएट ही है। और जब आप कहें ये नहीं पसंद, क्यों नहीं पसंद है? सही। तो आपने शुरू किसने किया इंटरव्यू? आपने शुरू किया क्या? आपने पोइट्री बोला और वो फर्दर घुसे पोइट्री पे बात चले। आप नॉवेल पे करेंगे तो फिर वो टेक्निक पे आएंगे, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस क्या है, मॉडर्न नॉवेल पोस्ट मॉडर्न नॉवेल में क्या अंतर है, कौन सी टेक्निक्स में अंतर है, नैरेटिव टेक्निक क्या है, दोनों के नैरेटिव्स में क्या अंतर है, फ्रेगमेंटेड नैरेटिव, कोहेरेंट नैरेटिव, कोहेजन नैरेटिव, ये सब क्या है, चूंकि आपने नॉवेल पे बात की है। ड्रामेटिक टेक्निक पे भी सर बात होगी, प्रोसिनियम थिएटर क्या है, जी जी ठीक है ना, मॉडर्न थिएटर क्या है, और कॉमेडिया डेल आर्ट क्या है, उसके बाद जो है एपिक थिएटर क्या है, बर्टोल्ट ब्रेख्ट की थ्योरी क्या है। तो जो एरिया आप बोलिए, एरिया के बारे में बहुत कठिन नहीं, थोड़ी बेसिक जानकारी रखिएगा। सारे एज की पोइट्री, अगर आप पोइट्री बोल रहे हैं, जितने भी एज हैं, डिफरेंट एजेस की पोइट्री के बारे में जानते रहिए। व्हाट इज द सिमिलरिटी, 5 सिमिलरिटी, 5 डिसिमिलरिटी, बिल्कुल पता होना चाहिए कि क्या क्या अंतर है, क्या समानता है, क्या असमानता है। ये सब बहुत बेसिक बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू इसी तरह से आप उनसे प्रश्न पूछवा सकते हैं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर जैसे ही आपसे उन्होंने पूछा तो गेंद आपके पाले में है, फिर आप इंटरव्यू ले जाओ, किधर ले जाना। और जैसे बहुत सारे लोगों से लिंग्विस्टिक के प्रश्न किए जाते हैं, तो लिंग्विस्टिक बहुत सारे जगह सिलेबस में नहीं है। आप सिंपली लिंग्विस्टिक में हाथ जोड़िए, सॉरी बोलिए। अगर नहीं आता है, नहीं एरिया में गए हैं, बिल्कुल सॉरी बोल के आप बहुत सारे एम्ब्रासिंग प्रश्न से आप बच सकते हैं। हाँ, नहीं तो फिर आप एम्ब्रास्ड हो जाएंगे। अगर जिस एरिया पे पकड़ नहीं है, सिंपली आप आउट आ जाइए, जी, जाने की कोई जरूरत नहीं, उनके पास प्रश्न एक बार ही ना करेंगे, इससे अच्छा है कि आप उसमें बोलते बोलते अटक जाओ और उसमें कई सारे प्रश्नों के जवाब फिर नहीं देते, फिर कई सारे प्रश्नों, एक प्रश्न का ना ज्यादा बेटर है कई प्रश्नों के ना से। तो सर ये बहुत अच्छी चीज है। आपने तो मतलब काफी आपने बड़ा अच्छा अनुभव सर शेयर किया, मुझे भी बड़ा कुछ सीखने को मिला आज आपसे। और वास्तव में अगर सारे स्टूडेंट इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सफलता उनके हाथ में है। अच्छा, अगर इस इंटरव्यू की प्रिपरेशन के दौरान जैसे कुछ बुक्स वगैरह पढ़ें तो एमएच अब्राहम्स जैसी बुक जिसमें काफ़ी टर्मिनोलॉजी, एमएच अब्राहम में सर बिल्कुल बहुत ही कैप्सूल, बहुत ही शानदार बुक है, और जिसे कहा भी गया लिटरेचर की बाइबल है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, कहा जा सकता है उसको। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को उस किताब को समझने में समस्या है और होगी, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, और बहुत सारे लोगों को मैंने पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट को क्लियर भी किया है, तो मैं समझ सकता हूँ किस लेवल की प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है उससे अच्छा आप बी प्रसाद की बुक पढ़ सकते हैं, इजी में है, सिंपल है, तो बी प्रसाद ही पढ़ सकते हैं। बैकग्राउंड टू द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो बी प्रसाद में भी सारी बातें हैं, सारे टर्म हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में जैसे लिरिक है, सोनेट है, एलिजी है, बैलड है और ओड है, ये उसके बाद ये मतलब ये बेसिक ये सब जानते ही रहिएगा। यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। सोनेट क्या, कट, अब जैसे सोनेट पे आप आंसर कर रहे हैं, सोनेट पे पूछ ले कर्टल सोनेट क्या है, तो आप फंस गए। अब कर्टल सोनेट क्या है, कर्टल सोनेट आप जानते रहिए। कर्टल सोनेट किसने दिया? जीएम हॉपकिंस।
GM हॉपकिंस और कुछ दिए थे, स्प्रंग रिदम, ये सब बातें आप जानते रहिएगा। सोनेट पे बात चलेगी, सोनेट कहाँ से शुरू हुआ जानते हैं, पेट्रार्क कौन इंट्रोड्यूस किया, इंग्लैंड में याट एंड सरे, याट का क्या कंट्रीब्यूशन था, सरे का क्या कंट्रीब्यूशन था, शेक्सपियर ने किसको फॉलो किया, याट को फॉलो किया, सरो को फॉलो किया, उनके सोनेट को क्या कहा गया, इंग्लिश सोनेट, ये सब बेसिक बातें जानते रहिएगा। बैलेट क्या है, बैलेट स्टैंजा क्या है, बैलेट स्टैंजा की राइम क्या है, राइम स्कीम भी जानते रहिएगा, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट क्या है, स्पेंसरियन स्टैंजा क्या है, ओटवा राइमा क्या है, राइम रॉयल क्या है, वो जो मैंने बेसिक्स वाली चीजें बताई थी ना, बेसिक्स, तो बेसिक ये सब बी प्रसाद में सब मिल जाएगा। और तो ये ट्रेंड्स तो अगर बढ़िया तैयार है, ये ट्रेंड्स जो हैं, जैसे सर ने देखिए तुरंत निकाल भी दिया है, ये सब वही है सारे कवर पेज, वही बी प्रसाद। इस समय तो शायद ये और ये आ रही है क्या, जी, लेटेस्ट एडिशन में यही है, लेटेस्ट एडिशन में अवेलेबल है फ्लिपकार्ट, मतलब ये इजी है। अगर आप और बेहतर देखना चाहेंगे तो आपको एमएच अब्राम जाना पड़ेगा, और एमएच अब्राम थोड़ा सा कठिन है, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, अगर वो आपको समझ में आती है तो फार बेटर, नहीं समझ में आती है तो इस बुक के साथ जाइए, वाली बुक के साथ जरूर जा सकते हैं। इसमें सारे प्रश्नों के आंसर आपको आसानी से मिल जाएंगे। जी 14 लाइन है, 14 लाइन का डिवीजन क्या है भाई, पहले क्या था, ऑक्टेव क्या है, सेस्टेट क्या है, ऑक्टेव क्या है, ऑक्टेव क्वार्टन में बढ़ता है, सेस्टेट टेरसेट में बढ़ता है, टेरसेट का क्या नियम है, तो कपलेट का क्या नियम है, ये सब जानते रहिएगा। रन ऑन कपलेट क्या है, आपको कपलेट क्या है, छोटी उसके बाद हैं। अब जैसे ब्लैंक वर्स में आ गए, एंजाममेंट क्या है, सेजुरा क्या है, एलिशन क्या है, ये सब जानते रहिए। अंदर के बहुत एक दो लाइन का होता है। ओड पे आ गए तो ओड किसके लिए फेमस हुआ, क्यों फेमस हुआ, कहाँ से ओरिजिन, डोरियन ओड, होरेसियन ओड, हाँ होरेसियन ओड है, डोरियन ओड है, पिंडारिक ओड है, तो ये सब रेगुलर ओड है, इरेगुलर ओड है। एपिक पे आ जाएंगे तो एपिक की क्या शर्तें थी, एपिक की शुरुआत कैसे होती है, तो ये सब बेसिक बैकग्राउंड आपको देखने को मिल सकता है। तो इस किताब में जो अभी अंकित सर ने आपको दिखाया है तो बहुत बेहतर है, मुझे लगता है, जरूर देखिएगा एक बार जो मैंने बुक आपको दिखाई है। तो ये सब एक बेसिक एक बार नाम रिपीट कर दीजिए प्लीज बुक का, उसका बैकग्राउंड टू द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय बी प्रसाद जी। तो अब मैंने पिक्चर दिखाई है, आप उसी को स्क्रीनशॉट करके सर्च भी कर लीजिए। तो बाकी हम तो अब लास्ट में ही कहेंगे विश यू ऑल द गुड लक, और हाँ सारे लोग बढ़िया से करेंगे। अगर आपकी कोई और क्वेरी है, आपको कोई और प्रॉब्लम होती है, तो मैं विश करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा, हम देखते रहेंगे, लगेगा कि आप तक आना है। बिल्कुल, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके दिमाग में होंगे और आपके दिमाग में फ्लैश कर रहे होंगे, तो जो भी क्वेश्चंस फ्लैश कर रहे होंगे बिल्कुल आप ऑन स्क्रीन सर के साथ शेयर कर सकते हैं, और सर उस क्वेश्चंस के सभी प्रश्नों का आंसर बिल्कुल बहुत ही सदे ढंग से करेंगे। जैसे आपके रिटन एग्जाम के सारथी रहे हैं, अगर मैं कहूँ अंकित सर को, तो इंटरव्यू के लिए भी सारथी नहीं हमराही जरूर कहेंगे हम, कि सर हमराही बनेंगे आप लोगों के। और आपने इतनी अच्छी गाइडेंस दे दी। और देखिए अगर आपने वीडियो स्किप करके देखा हुआ है तो देखिए उसका कोई उपाय नहीं, वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, थोड़ा लंबा है लेकिन आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि हमने एक बात करी, हम लोग गीत संगीत सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, और शॉर्ट्स जो है यूट्यूब पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, तो वैसे इसे भी समझिए कि अगर वहां समय दे सकते हैं तो यहाँ भी दे सकते हैं, कुछ अपने काम की ही बात हो रही है जी। और सबसे बड़ी बात, कोई हम बहुत अलग नहीं है, आपके बीच के ही, आपके साथ के ही हैं जी, और जब आपके साथ की हैं तो बात भी आपकी ही होगी। बिल्कुल, तो ठीक है, तो अब इस सेशन को हम लोग यहीं खत्म करेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप सर, आपने अपना टाइम निकाला। तो मुझे आपका देना चाहिए कि नहीं, आपने टाइम निकाला और सारे कानपुर से चल करके प्रयागराज तक आए और आपने स्टूडेंट्स के लिए अपना समय दिया, और जो भी आपने अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है वो शेयर किया। मैं चाहता हूं कि आप इस एक्सपीरियंस से बहुत सारा फायदा लें, और हमारी और प्रदीप सर दोनों की शुभकामनाएं हैं। बस ये सेशन यहीं तक रहेगा। थैंक यू सो मच, और सभी को गुड लक। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। एक बार ईश्वर से प्रार्थना है कि बहुत जल्द आप अपने मुहिम को प्राप्त करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, और लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद जितने वर्ष की सर्विस होगी आप उतनी पीढ़ियों को तराशेंगे, तो उन पीढ़ियों के लिए जो एक सपने हैं उनको आप मुकम्मल स्थान देंगे अपने दिल में, दिमाग में। पूर्ण निष्ठा के साथ आपने तैयारी की है, इंटरव्यू की तैयारी की है, और पूरी निष्ठा के साथ आप पूरे सर्विस के समय में आप बच्चों के भविष्य को तराशेंगे।
और जैसे कि अंकित सर भी उस काम को कर रहे हैं, हम भी उस काम को कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो हमारे दोनों टीचर्स की तरफ से आप जैसे भावी टीचर्स के लिए शुभकामनाएं हैं। आप सब भी टीचर हैं, हम भी टीचर हैं। चलिए, जो टीचर की एक जिम्मेदारी थी, गुरु गोविंद दो खड़े वाले कॉन्सेप्ट था, उसको हम सब चरितार्थ कर पाएँ, ये हमारे सबके लिए धन्यवाद की बात है, गर्व की बात है। आप सबको फिर से शुभकामना संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद।